चलो आज के लिए जस्ट पहले कुछ मैं आपको पहले कुछ ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, उसके बाद फिर सॉलिड्स पे कुछ करेंगे। ठीक है, पहले मैं ग्रेविटेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करें। अ बॉडी सस्पेंडेड ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस in a ship weighs W when ship is at rest. When the ship begins to move along equator from west to east with a velocity v, then assuming Earth's angular velocity to be omega, find the new reading of spring balance. स्प्रिंग बैलेंस अब कितना रीड करेगा वो आपको निकालना है। पहले वो रेस्ट पे था, शिप रिलेटिव टू अर्थ, तब की बात कर रहे हैं, एंड फिर बाद में उन्होंने उसको मूव कराया है। इसमें बेसिकली अर्थ का रोटेशनल इफेक्ट ही यूज होगा। कैसे हो रहा है उसकी बात करते हैं। जैसे ये सिचुएशन देखो आप, लेट अस से अर्थ है। अर्थ आपको पता है ना खुद के एक्सिस के अबाउट भी घूमता है, पता है ना आपको? हाँ सर। ठीक है, तो अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट खुद भी घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और इसका जो घूमने का सेंस होता है ये भी आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही होता है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही घूमता है। तो इस केस में यहाँ से सोचो, ये अगर इक्वेटर है, तो इस इक्वेटर में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, और मैं कह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट अगर रिलेटिव टू अर्थ रेस्ट पे है, इसका मतलब सरकमफ्रेंस का जो भी पॉइंट है का वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी बेसिकली क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का भी होगा, है ना? राइट। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी अगर मैं मार्क करूँ, इसको वी नॉट कह लेते हैं। वी नॉट मतलब कि इनिशियल वाले केस के लिए, तो ये लिख लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा इनटू आर होगा। ठीक है, अब इस केस में अगर आप सोचोगे तो इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर तो लगना ही है ना? राइट। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हाँ अवे सर। फ्रॉम द सेंटर लगेगा, तो आपको पता है ये जो W उसने रीडिंग दे रखा है, दैट इज बेसिकली द जस्ट द इफेक्टिव वेट व्हिच इज m into g माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर into r, यही होगा ना, है ना? समझ आ रही है आपको? राइट। हाँ सर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाले केस का है जिसमें उसने कह रखा है कि अर्थ के रिलेटिव वो रेस्ट पे था। अब सेकेंड केस में जब उन्होंने क्या किया, सेकेंड केस में सेकेंड केस पे जा रहे हैं। सेकेंड केस पे उसने ये कह रखा है कि ये जो बोट है ये रिलेटिव टू अर्थ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। इसका मतलब जो एक्चुअल वेलोसिटी इसका हो जाएगा, अगर मैं एक्चुअल वेलोसिटी लिखूं तो v प्लस वी नॉट हो जाना चाहिए, है ना? हाँ सर। राइट। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू v, मतलब एक v एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो गया। इसका मतलब अब इसका एंगुलर वेलोसिटी जो विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट का, वो तो अब ओमेगा नहीं दिखेगा ना, दिखेगा क्या? नहीं सर। है ना? सो अगर मैं इसका अभी अगर मैं इसके लिए नया वेट w डैश निकालूं तो इसको क्या लिखना चाहिए हमें, m इंटू जी माइनस ऑफ ओमेगा डैश का स्क्वायर एंड इंटू आर, ये लिखना चाहिए ना। जहां पे ओमेगा डैश का वैल्यू आपको चेंज करना पड़ेगा, सो इसको लिख लेते हैं, दिस इज m इंटू जी माइनस ऑफ ओमेगा डैश लिख रहे हैं, दिस इज ओमेगा प्लस v बाई आर एंड इसका स्क्वायर एंड इंटू आर हो जाएगा। देखो तो ठीक लिखा है ना मैंने? हाँ सर। सबको समझ आ रही है? हाँ सर। सबको समझ आ रही है ना? ठीक है, अभी देखो सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, सरकमफेरेंस के पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी है, जो v इक्वल टू ओमेगा आर करके आएगा,
तो वो काफी बड़ी वैल्यू आएगी, वो काफी बड़ी वैल्यू आएगी अगर अर्थ के सरफेस की आप वेलोसिटी देखेंगे तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ के सर्कमफरेंस की जो वेलोसिटी आएगी वो काफी बड़ी होगी कंपेयर टू वेलोसिटी जो कि रिलेटिव टू अर्थ हम चीजों को मूव कराते हैं, तो वो काफी डिफरेंट है, मतलब काफी स्लो है। मतलब हम जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं सरफेस पे, सर्कमफरेंस की जो रिस्पेक्ट में सर्कमफरेंस की जो वेलोसिटी है उसके रिस्पेक्ट में ये काफी कम है। इसीलिए हम एक चीज और भी श्योर होकर कह सकते हैं यहाँ पे, जैसे इसी में अगर आप निकालोगे इसको, तो जैसे एक बार मैं आपको जस्ट एक बार डेटा एक बार कैलकुलेट करके भी रफली दिखाता हूँ। आप सोचो जो ओमेगा था हमारे लिए, वो आपको याद है 2π/24 आवर्स होता है ना? हाँ सर। राइट, हाँ सर। 2π/24 आवर्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2π/24 एंड इनटू घंटे मतलब 3600। ये अब रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, है ना? राइट। हाँ और अगर मुझे ओमेगा इंटू आर करना है, वेलोसिटी की बात करें तो हमें ओमेगा इंटू आर करना पड़ेगा। सो दिस विल बी ओमेगा इंटू आर, ये जिसको हमने वी नॉट मार्क किया था, सर्कमफ्रेंस की वेलोसिटी के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, सर्कमफ्रेंशियल वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा 2π/24 इंटू 3600 एंड इंटू 6400 किलोमीटर, राइट। तो इंटू 10⁻³ भी आएगा, हाँ सर। दिख रहा है आपको? तो ये चेक करो यहाँ से, ये डेसिमल्स तो गए, ये आपका 4 6 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 16 से चला जाएगा, और आपका ये चला जाना है, अच्छा 8 से ही तो कट जा रहा था, झुक गया। ये 8 8 जा 8 3 जा, एंड फिर ये 8 इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 18 4 2 जा, सॉरी 2 4 जा, एंड दिस इज 2 9 जा। तो ये आ रहा है, देखो अगर देखोगे आप, ये 3 और पाई भी हटा ही देते हैं, ये ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली जो आ रही है 4/9 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड में आ रही है। आपको दिख रहा है ना, काफी बड़ा वैल्यू है। हाँ सर। दिख रहा है सबको, दिख रही है ये वैल्यू? हाँ सर। मतलब ये अप्रोक्सीमेटली बोलो, अप्रोक्सीमेटली तो 0.5 किलोमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली, राइट। और ये यस काफी सर। बड़ा वैल्यू है, ये काफी बड़ा वैल्यू है। इतना तेज क्या हम लोग अपने आसपास में चीजों को मूव करता हुआ देखते हैं? नहीं सर। नहीं ना। नहीं। तो इसीलिए ये जो v हमने v नॉट में ऐड किया है ना, वो सिग्निफिकेंट एडिशन है क्या कोई? इज इट अ सिग्निफिकेंट एडिशन? नो सर। नहीं। नहीं तो सर। इसी वजह से अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन, बेसिकली बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को यूज करना चाहिए। व्हाट यू शुड डू इज, इसमें आप m इंटू, इसको ऐसे लिख लो, g माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर का टर्म को मैंने बाहर निकाल लिया, क्योंकि अब आपको समझ आएगा अभी तुरंत। ये हो जाएगा v/ओमेगा r, इसका स्क्वायर इंटू r, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। अब हाँ देखो, सर। अब देखो ये जो v है ये बहुत लेस देन ओमेगा r है, यानी, है ना? हाँ सर। हाँ इसका सर। मतलब 1 + x⁴n वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जहाँ पे 1 + nx हो जाएगा वो, राइट। तो यस इस सर। हम लिख सकते हैं m इंटू जी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू r, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है ना, एग्जैक्टली इक्वल नहीं लिखेंगे। एंड दिस विल बी 1 प्लस, सॉरी, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ v/ओमेगा। दिख रही है आपको? देखिए, हाँ सर। अब इसी को रीअरेंज करें तो ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज m इंटू जी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर r एंड प्लस, सॉरी नहीं, माइनस होगा, माइनस ऑफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर r इंटू ट्वाइस ऑफ v/ओमेगा। देखो तो यार ये हाँ सर। ये ओमेगा भी कट जाएगा। सो व्हाट इज इट कमिंग आउट टू बी, m इंटू g माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर r माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ m v ओमेगा इंटू r। दिख रही है आपको? हाँ सर। क्लियर है? अब ये वाला देखो, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये प्रीवियस वेट है ना, ये w है ना, है ना? यस सर। दिस इज द प्रीवियस वेट w एंड माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ m v इंटू ओमेगा इंटू r कर सकते हैं। सॉरी, ये w और ओमेगा एक जैसा दिख रहा है मेरा, इसको w प्रॉपर्ली लिखते हैं, दिस इज w, ठीक है। तो इतने से आपका देखो वेट जो है वो आपका चेंज कर जाएगा। आई होप सर आपको। एक बात पूछूं? हाँ बोलिए ना। सर आपने जो ये वैल्यू कैलकुलेट करके समझा, अगर हम लोग कैलकुलेट करके नहीं देखते तो हमें पता नहीं होता ना कि हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं पता चलता आपको,
बिल्कुल आपको पता नहीं चलता। आपको फिर वहीं पे छोड़ना पड़ता, आपको फिर वहीं पे छोड़ना पड़ता। मेरा ये जो सेकंड स्टेप है ना, ये देखो टिक मार्क जहाँ किया ना मैंने, हाँ, वहीं पे आप छोड़ देते, ओके सर। ठीक है। बट जब 4 ऑप्शन रहते हैं ना, तो कई बार आपको हिंट मिल जाता है कि नो कि ठीक है ऐसा ही करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे तो वहाँ पे आपको हिंट मिल जाता है। जैसे फाइनल आंसर अगर इस तरह का है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहीं न कहीं वो 2 आया है और यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है, तो कहीं न कहीं ये एरर फॉर्मूला जैसा यूज़ करने की तरह है ना, या बाइनोमियल अप्रॉक्सिमेशन यूज़ करने हाँ, जैसा हाँ, हाँ सर। है ना? तो वो आपको हिंट मिल जाता है थोड़ा-सा, यू नो। बट एनीवेज़ चलिए, इसीलिए तो सीखने के लिए ही तो आप क्लास में आते हैं ना, कि हाँ ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो आप सीखते हैं क्लास में आके, ठीक है? हाँ सर। इससे आज आपने क्या सीखा कि सर्कम्फरेंस पे जो पॉइंट्स है अर्थ के, वो काफ़ी फास्ट मूव कर रही है ना इक्वेटर पे, है ना? जो नॉर्मली यस आपको सर। पता नहीं है। सर वो आर होना चाहिए, वो तो कैंसिल हो गया था। कौन-सा बेटा? हाँ, एक आर छूट गया, हाँ, आर काटेगा, आर हटेगा। सही कह रहे हो बेटा, आर छूट गया। मतलब एक्स्ट्रा छूट गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सर हाँ, बोलिए बेटा। सर हाँ, बोलिए ना। हाँ सर। सर पहले तो वो वी नॉट पे मूव कर रहा था जो है ओमेगा आर, हुँ, और हुँ। उसके साथ हमने एक वेलोसिटी दिया वी, इसलिए हम ऐड करके वो कर रहे हैं ना, हुँ, हुँ, हुँ। ओमेगा आर प्लस वी। हुँ, हुँ। सही कह रहे हैं। देखिए, ये मान लो एक यूनिफ़ॉर्म रिंग है, मास m और रेडियस r का, ठीक है? और यहाँ पे एक इनफाइनाइट रॉड, थिन रॉड, उसके एक्सिस पे रख दिया हमने। ये इनफाइनाइट है, ठीक है? इनफाइनाइट साइज़ का है। यूनिफ़ॉर्म रॉड ऑफ लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा केजी पर मीटर, ठीक है? ये दे रखा है और पूछा है फोर्स एक्सर्टेड बाय रॉड ऑन रिंग कितनी आएगी आपको निकालनी है। रॉड रिंग पे कितना फोर्स लगा रहा है ये आपको निकालने का है। अब इस पे इसको निकालने के लिए हम ऐसे ही कर सकते हैं कि डायरेक्टली ऐसे करें, रिंग का रॉड पे निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको रॉड का एक ऐसा रॉड जो कि एक एंड पे इनफाइनाइट है और एक एंड पे फाइनाइट है, उसके लिए तो आपको फील्ड का एक्सप्रेशन पता नहीं है। क्या आपको पता है? इस एंड पे अगर कोई पूछे रॉड के लिए फील्ड कितना है, तो क्या आपको पता नहीं है? सर। नहीं पता है। तो इसलिए अब उल्टा सोचो कि आपको रिंग के लिए रॉड का फील्ड पता है या नहीं है, रॉड के एक्सियल पॉइंट पे। रिंग के लिए तो हाँ फील्ड आपको सर। पता है ना? अगर मैं इधर से एक्स डिस्टेंस पे जाऊँ, इफ आई एम गेटिंग ए रेजिस्टेंस एक्स, तो यहाँ पे जो रिंग के लिए फील्ड होती है, क्या आपको ये नहीं पता फील्ड कितनी होती है? जी ऑफ रिंग कितनी हाँ होती है? सर, पता है। ये तो पता है। तो यहाँ पे अगर मैं dx थिकनेस का एक पतला सा एलिमेंटल मास चूज़ कर लूँ, लेट अस से यहाँ पे एक एलिमेंटल मास हमारा dm है। तो यहाँ पे जो इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी वो कितनी लगेगी? dm इंटू जी ऑफ रिंग लगेगी, है ना? राइट? हाँ सर। तो ये वाली फोर्स अगर df कैलकुलेट कर लेते हैं, तो df विल बी dm इंटू जी ऑफ रिंग। मैं यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज कर रहा हूँ, आपको पता चल रहा है ना? मुझे तो हाँ फोर्स सर। फोर्स रॉड का रिंग पे निकालना था, मैं उल्टा कर रहा हूँ, रिंग का रॉड पे निकाल रहा हूँ, ठीक है? और फिर इक्वेट कर देंगे लास्ट में। तो dm हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, सो लैम्डा इंटू dx, ये हो गया dm। और g ऑफ रिंग लिखनी है तो g इंटू m इंटू x बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, यही आएगा ना? चेक कर लो एक बार, ठीक है? हाँ सर। याद है आपको ये एक्सप्रेशन gmx बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, याद है? हाँ सर, याद है। और देखो ये df जो है, ये df फोर्स जो है, ये सारे एलिमेंटल मासेस पे तो इनवर्ट्स मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ही लग रहा है, तो सारा फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में तो स्केलर एडिशन की तरह ही हो जाएगा। तो अगर आपको नेट फोर्स चाहिए तो बस आपको इसका इंटीग्रेट करना है, तो जी एम लैम्डा बाहर निकल जाएगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 आ जाएगा। यानी एक्स की वैल्यू को आपको जीरो से लेके इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट कर लेना है। ये इंटीग्रेशन बहुत सिंपल सही है। यहाँ पे 2 का फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। क्यों मल्टीप्लाई किया? क्यों? क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का डिफरेंशियल ऊपर में है, दिख रहा है आपको? अगर मैंने अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को एक नया टर्म z चूज हाँ किया, सर। हाँ। तो देखो 2x dx, ये देखो dz है, दिख रही है आपको? है ना? इसका मतलब इसी एक्सप्रेशन को सोचो, हम ऐसे लिख सकते थे ना, जी एम लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 एंड इंटीग्रेशन में 2x dx को लिख लिया dz, ठीक है? और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 जो है, ये हो जाएगा z टू द पावर 3/2, राइट?
यस सर। 1 मिनट रुकिए, ये स्क्रीन फ्रीज कर गया है। अच्छा नहीं, ठीक ही था। ओह, दिखा नहीं। चलो ठीक है, अभी दिख रहा है ना, एक बार चेक कर लो, एक बार दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। बस अब इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से इन्फिनिटी नहीं डालना, इंटीग्रेशन में लिमिट आपको z का डालना है। पहले जो 0 टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है वो x का लिमिट है। अब आपको इंटीग्रेशन तो x पे करना है या z पे करना है, ये सोच के देखो। z पे करना है ना, तो Z। x और z के बीच का रिलेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर व z। तो x की वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो z का वैल्यू कितना आएगा, आर स्क्वायर आएगा ना, राइट? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। और अगर x इनफाइनाइट डालेंगे तो z भी इनफाइनाइट हो जाएगा, z भी इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट? यस सर। क्लियर है? तो अब देखो ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। सो दिस इज जी एम लैम्डा बाई 2 एंड z का पावर -3/2 है, उसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो x टू द पावर n+1 बाई n+1 मतलब z टू द पावर -12 बाई -12, तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट z टू द पावर -12 है एंड डिवाइडेड बाई -12, और -12 मतलब यहाँ पे माइनस एंड देन 2 ऊपर में, ये इंटीग्रेशन का वैल्यू लिखा। एंड यहाँ पे अब लिमिट डाल दो आर स्क्वायर से इन्फिनिटी तक। अपर लिमिट डालोगे तो 0 हो जाएगा एंड लोअर लिमिट z स्क्वायर का सॉरी आर स्क्वायर का रूट लोगे तो सिर्फ r बचेगा। सो दिस बिकम्स g m लैम्डा एंड डिवाइडेड बाय r। दिख रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, यह आ गया एक्सप्रेशन। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो आप इसको याद रखना, यू नो ये फ्रिक्वेंटली यूज होता है आपके लिए, आपके बैच के लिए पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए थोड़ा सा याद रखना चाहिए आपको इन सब रिजल्ट्स को। जैसे कभी भी अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखता है ना, जैसे ये मान लो एक एक रॉड है, ठीक है, दिस इज रॉड एंड इस रॉड की लीनियर मास डेंसिटी आपको लैम्डा कूलम सॉरी लैम्डा केजी पर मीटर दी हुई है। एंड इसके सामने में मान लो हमने यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर रखा है, ये फाइनाइट है, ठीक है, ये फाइनाइट के लिए बता रहा हूँ आपको। ये वाली रेडियल डिस्टेंस आर है और ये वाली एंगल सपोजली θ1 है और ये एंगल θ2 है। इसमें क्लियरली एक चीज तो दिख रहा है, नीचे में ज्यादा एलिमेंटल मासेस है ना, दिख रहा हाँ है? सर। हाँ सर। लोअर हाफ में ज्यादा है, और अगर लोअर हाफ में ज्यादा है तो उसका ओवरऑल ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, राइट? यस है ना? सर। अगर नेट फील्ड अगर उसकी वजह से स्ट्रॉन्गर होगा तो इसका मतलब फील्ड के अगर कंपोनेंट दिखाएं तो ऐसे दो फील्ड के कंपोनेंट दिखा सकते हैं ना? क्या मैंने डायरेक्शन सही दिखाया? एक पैरेलल एक यस सर। परपेंडिकुलर, राइट? तो एक फील्ड के कंपोनेंट को मैं कह रहा हूं दिस इज जी परपेंडिकुलर, और एक फील्ड के कंपोनेंट को कह रहा हूं दिस इज जी पैरेलल, ठीक है? अब जी परपेंडिकुलर की जो एक्सप्रेशन आती है दैट कम्स आउट टू बी जी लैम्डा बाय आर एंड इनटू sin θ1 प्लस sin θ2 आती है, ठीक है? ये जी परपेंडिकुलर का एक्सप्रेशन है। सिमिलरली जी पैरेलल अगर आप निकालेंगे दिस कम्स आउट टू बी जी लैम्डा बाय आर इनटू cos ऑफ θ1 माइनस ऑफ cos ऑफ θ2 होगा। दैट्स इट। ये दो एक्सप्रेशन आपको याद रखना चाहिए, ये इंटीग्रेट करने के बाद आ जाता है, मतलब एलिमेंटल मासेस को लेके इंटीग्रेट करके फिर आता है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब ये सोच के देखो, अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ के एलिमेंटल मासेस अगर सेम होते, मतलब θ1 θ2 सेम होता, तो जी पैरेलल कैंसिल हो जाता, है ना? हाँ सर। अगर θ1 और θ2 सेम होते, मतलब जितना मास ऊपर होता उतना ही मास नीचे होता, तब आपका नेट फील्ड क्या हो जाता? पैरेलल, जी पैरेलल वाला कैंसिल कर जाता, उस सिमेट्री से देख के भी कह सकते हैं, तो फिर सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा बनता? जी परपेंडिकुलर बनता, बनता ना? हाँ सर। ठीक है। यस सर। अब इमेजिन करो कि अगर ये इनफाइनाइट रॉड है, सपोजली इनफाइनाइट रॉड है, इनफाइनाइट मतलब कि ऊपर का एंड भी नहीं दिख रहा और नीचे का एंड भी नहीं दिख रहा। अगर ऊपर और नीचे का दोनों का एंड नहीं दिख रहा है तो θ1 और θ2 दोनों ही 90 हो जाएंगे ना, हाँ सर, राइट एंगल। राइट? आप सोचो, लेंथ को लंबा करते चले जाओ तो जो डॉटेड लाइन है वो भी तो वर्टिकल होती जाएगी, होगी नहीं होगी? और जब एकदम इनफाइनाइट रॉड बनाओगे तो θ1 और θ2 कितने हो जाएंगे? दोनों 90 हो जाएंगे। और θ1 θ2 दोनों ही 90 हो गए तो जी परपेंडिकुलर का एक्सप्रेशन देखो आपका 2g लैम्डा बाय आर हो जाएगा और जी पैरेलल आपका 0 हो जाएगा, ठीक है? यस सर। अगर इमेजिन करो θ1 0 डिग्री है, θ1 0 डिग्री है, इसका मतलब एक एंड से आप एक एंड के एकदम बिल्कुल पास हैं। अगर θ1 0 है इसका मतलब क्या हुआ? एक एंड के पास खड़ा होना, राइट? हाँ सर। और θ2 इमेजिन करो 90 डिग्री है, तो ये सेमी इनफाइनाइट रॉड जैसा हुआ ना, हाँ राइट? सर। हाँ। अगर थीटा आपका 0 डिग्री है और θ2 90 डिग्री है तो ये सेमी इनफाइनाइट रॉड हुआ।
अगर आप वो वाला केस कंसिडर करेंगे तो देखो θ1 और θ2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, θ1 को 0 डाल दो और θ2 को 90 डिग्री डाल दो, तो आपको दिखेगा, देखो दोनों जी पैरेलल और जी परपेंडिकुलर सेम आ जाएगा। देखो जी लैम्डा बाई आर दिख रहा है, दिख रही है, θ1 को 0 डिग्री एंड θ2 को 90 डिग्री। हाँ ठीक सर। है, हाँ सर। अभी देखो ये वाला भी वही केस था ना, था या नहीं था? हाँ सर। दिख रही है सभी को? आप देखो, अगर मैं सर्कमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट पे रहता, यहाँ पे अगर मैं बोलता, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे अगर रहते, तो रॉड के लिए देखो इस एंड, ये वाला एंड तो दिख ही नहीं रहा, देखो ये वाला एंड आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? नहीं सर। तो ये वाला एंड कितना एंगल बनाएगा आपका? इनफाइनाइट वाला हो जाएगा 90 ना, डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा। समझ आ रही है आपको? तो ये 90 डिग्री हो गया, और देखो दूसरे वाले एंड के ठीक सामने हो तो θ1 0 डिग्री एंड θ2 90 डिग्री वाला केस हो गया। तो आपको पता है ना, इस केस में दो फील्ड के कंपोनेंट थे, एक था आपका जी पैरेलल एंड एक था जी परपेंडिकुलर, यही था ना, राइट? हाँ सर। तो यहाँ पे अगर आप एलिमेंटल मास अगर चूज करते, ये रिंग के लिए डीएम चूज करते, तो डीएम इंटू जी परपेंडिकुलर एंड डीएम इंटू जी पैरेलल, यही दिखाते हैं ना फोर्सेस के लिए। हाँ सर। अब ऐसे ही मास अगर मैं इधर पूरा सिमेट्रिक चूज करूं तो उसके लिए कैसा हो जाता? इस तरफ हो जाता है डीएम इंटू जी परपेंडिकुलर और इस तरफ हो जाता है डीएम इंटू जी पैरेलल, होता है या नहीं? हाँ सर। तुम अगर देखोगे तो कट जाता। डीएम इंटू जी परपेंडिकुलर, देखो ये वेक्टोरियली कैंसिल आउट हो जाएगा, दिख रहा है? हाँ सर। पेयर में, बट डीएम इंटू जी पैरेलल जो है ना वो एड अप हो रहा है, दिख रहा है? हाँ सर। तो ये फोर्स को डायरेक्टली मैं ऐसा लिख सकता था क्या? सो ये फोर्स हो जाती इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू जी पैरेलल, और जी पैरेलल तो कांस्टेंट ही है तो उसको बाहर निकाल लिया, तो जी पैरेलल बाहर निकला और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बचा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या होगा? एम हो जाएगा ना, होगा? हाँ सर। और जी पैरेलल कितना था याद है आपको? जी इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई आर एंड इंटू एम, दैट्स इट, आंसर हो गया। देखो अगर ये रिजल्ट याद रहता आपको तो फिर आप एक लाइन में कर सकते थे, याद नहीं था इसलिए आपको इंटीग्रेट करके ये निकालना पड़ा। मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिया, आपको समझ आ गया ना? हाँ सर। क्लियर है सभी को? हाँ सर। पक्का ना? मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ओके सर। ठीक है, हाँ सर। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग इसका सॉल्यूशन है बेसिकली, अदरवाइज एक मैथमेटिकल तरीका है वो थोड़ा लंबा है, बट मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा इसमें भी। क्वेश्चन ये है, सपोज Earth's orbital motion around the sun is suddenly stopped. What time will the Earth take to reach sun? ये आपको निकालना है और आपको अज्यूम करना है दो चीजें। पहला, orbit of Earth around sun was circular. ये एक चीज अज्यूम करनी है आपको, एंड दूसरी चीज आपको ये अज्यूम करनी है कि डिस्टेंस of Earth from Sun is very large compared to radius of Sun, जो कि ऑब्वियस है बट फिर भी उसने बोल दिया हमें, ये हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये दो चीजों को यूज करके कैलकुलेशन करना है। अब इसको अगर करने के लिए आप जाओगे तो बहुत मेहनत होने वाला है, करके देखते हैं पहले। यहाँ पे सोचो, आपके पास यहाँ पे ये सन है और यहाँ पे हमारा वो सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें अर्थ चक्कर काट रहा है। ठीक है, सन को एक डॉट की तरह दिखाना सही है क्या लॉजिकली, और अर्थ को भी एक डॉट की तरह? हाँ सर, रेडियस तो स्मॉल है बहुत।
मतलब, है ना। और वो ऑब्वियस है ना, हम जब देखते हैं तो हमें तो एकदम बिल्कुल छोटा सा ही दिखता है, इतना बड़ा सा तो दिखता नहीं है, तो इसलिए काफी छोटा ये मान के चलना है आपको, ठीक है। अब ये चल रहा था, बट आपने क्या किया, ये ऑर्बिटल मोशन को बंद कर दिया है, मतलब ये सीज हो गया है। तो अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0 हो गई ना इनिशियल वेलोसिटी, राइट, है यस ना। सर। ये जो डिस्टेंस था, ये आपका रेडियल डिस्टेंस आर इनिशियली था, जो ऑर्बिटल रेडियस था। बट अब सिंस इसके पास वो ऑर्बिटल मोशन का वेलोसिटी नहीं है, तो अब ये फॉल बैक करेगा ना अर्थ पे, गिरेगा नहीं, गिरेगा। गिरेगा सर। तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी v मान लेता हूँ, लेट्स से इसकी वेलोसिटी v हो चुकी है यहाँ पे, जब ये डिस्टेंस x पे होगा सन से डिस्टेंस x पे होगा, तो क्या ये v की वैल्यू को हम dx by dt लिख सकते हैं क्या, विद अ नेगेटिव साइन ऑब्वियसली, क्योंकि हाँ x सर। घट रहा है। हाँ दिस सर। v विल बी माइनस ऑफ dx by dt, ठीक है ना। नेगेटिव क्यों क्यों है, समझ आ रहा है ना, क्योंकि x घट रहा है टाइम के साथ, राइट, यस सर। ठीक है। यस। अब ये पहला आपको क्या करना पड़ेगा, ये v पहले निकालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर उसको माइनस ऑफ dx by dt से रिप्लेस करके फिर इंटीग्रेट करके आंसर निकालना पड़ेगा। ये v निकालना तो बहुत आसान है, सिंपल, एनर्जी कंजर्वेशन ही है। v कैसे निकालोगे आप, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ g इंटू m इंटू, सॉरी, m इंटू m डिवाइडेड बाई x, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ g mm by r। देखो तो सही लिखा है क्या मैंने? I have हाँ taken सर। sun's हाँ mass to सर। be Kaplan, and small m to be mass of the earth। सही है ना? स्मॉल m हाँ सर। कैंसिल आउट, स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया, और देखो यहाँ से आपको v की वैल्यू मिल गई है। सो v इज कमिंग आउट टू बी रूट अंडर जी एम, सॉरी 2gm को कॉमन आउट कर सकते हैं, और यहाँ आ रहा है 1/x माइनस ऑफ 1/r आ रही है, ठीक है। ये हो गई v की वैल्यू, एंड इसी v को वैल्यू को आपको माइनस ऑफ dx by dt लिख के आपको इंटीग्रेट करने का है, ठीक है। अभी कैलकुलेशन अगर देखोगे तो देख के ही आपको डर लगेगा कि यार ऐसे कभी तो आया नहीं है, तो अभी कैसे इंटीग्रेट करेंगे यार। ये रूट अंडर 2gm एंड इनटू dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1/x माइनस ऑफ 1/r आ रही है। क्या ये कोई सिंपल सा इंटीग्रेशन तो नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है क्या ऐसा? नहीं सर। नहीं, तो ये मुश्किल लग ही रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जहां पे आपको इंटीग्रेशन ऐसा आ जाए कि कोई एक एक्सप्रेशन है जो रूट के अंदर है, हमेशा कोशिश करो उसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। आप ये सोचो कि उसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जा सकता है। यू विल हैव टू डू समथिंग, मतलब सम सब्स्टिट्यूशन, फॉर विच दिस स्क्वायर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आप उसको, तो एक काम आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब आप ये करो, अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि 1/x का जो एक्सप्रेशन है, इसको अगर मतलब हम लोग ऐसे लिखे, मान लो कि लेट अस से 1/x इज, देखो मैं आपको स्क्वायर बनाने का तरीका बता रहा हूँ। लेट अस से 1/x का वैल्यू इज 1/r इंटू सेक स्क्वायर थीटा। देखो तो इससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा क्या? 1/r एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, है ना। और रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा का रूट लिया तो tan थीटा हो गया ना। यस सर। क्या हमारा काम बना या नहीं? परफेक्ट स्क्वायर बना, हाँ राइट। सर। तो इसका मतलब हमारा काम तो बन गया, ठीक है। बट हाँ, अब आपको dx को भी आपको थीटा के टर्म से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि आप वेरिएबल बहुत ज्यादा नहीं रख सकते। वेरिएबल आपको एलएचएस में एक वेरिएबल है ही t वाला dt, आरएचएस में आपने dx को, अब x को आपने थीटा के टर्म से सब्स्टिट्यूट किया, तो ऑब्वियसली dx को भी आपको d थीटा के टर्म से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे इसका डिफरेंशियल ले लो, तो माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा 1/r इंटू सेक स्क्वायर थीटा का डिफरेंशियल, सो 2 इंटू सेक थीटा, एंड सेक थीटा का डिफरेंशिएशन फिर सेक थीटा इंटू टैन थीटा एंड इंटू डी थीटा, ठीक है। ये हमने dx की वैल्यू को अब एक्सप्रेस करने के लिए निकाला है। अब 1/x खुद ही आपका सेक स्क्वायर थीटा है, उसको भी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर लेना है, मतलब 1/r स्क्वायर एंड इंटू सेक टू द पावर 4 थीटा into dx is equal to 1/r into 2 sec square theta into tan theta into d theta, ठीक है। एक sec square तो हट ही जाएगा यहाँ से, let us remove this sec square, तो यहाँ पे 2 बचेगा आपके पास, and sec square can be written as 1/cos square, and इधर से sin theta by cos theta है। ओके तो एक और कटेगा अभी आपके पास, तो इधर से what we do is ये r square का एक r तो हटा देते हैं, तो माइनस ऑफ 1/r into 1/cos square theta into dx is equal to this is 2
tan थीटा मतलब sin थीटा बाई cos थीटा एंड इनटू d थीटा। यहाँ से एक और cos थीटा भी कट गई एंड यहाँ से आपके पास आ गई है 1/r विद अ नेगेटिव साइन इनटू dx इज इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इनटू d थीटा। देखो ठीक है ना, चेक करो। हाँ सर। अब ये dx की वैल्यू को देखो, एक तो है ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, ये एक 1/x का सब्स्टिट्यूशन है और यहाँ से dx का सब्स्टिट्यूशन। ये दोनों एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पे अपना इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ, देखो। सो व्हाट यू गेटिंग इज रूट अंडर 2gm into dt will be equal to माइनस ऑफ, अब dx का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx का वैल्यू बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा cos थीटा d थीटा into r एंड डिवाइडेड बाय दिस इज रूट अंडर 1/r, तो कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा एंड sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बिकम्स tan स्क्वायर थीटा का रूट बिकम्स tan थीटा। देखो चेक करो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर। ठीक है। अब tan थीटा को हम लोग sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं, तो एक और sin थीटा कट जाएगा। ये देखो इधर से sin थीटा और इधर से काटेंगे तो ये 1/cos थीटा बचेगा, बचेगा ना, राइट? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। अब cos थीटा ऊपर गया तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा d थीटा। अच्छा, थीटा का लिमिट के बारे में भी एक बार सोच लेते हैं, कहाँ से कहाँ थीटा लेना है। पहले x का लिमिट सोचो, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। x का स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, स्टार्टिंग का वैल्यू कहाँ से, सर 0। x का वैल्यू स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, इनफाइनाइट से। ओ r, सॉरी r। हाँ मतलब r से, सॉरी इनफाइनाइट। r से स्टार्ट कर हाँ रहे हैं, है ना। स्टार्टिंग है r से एंड जाना कहाँ पे, 0 पे, है ना। हाँ सर, हाँ घट सर। रहा है तो x। ठीक है। तो अभी x का वैल्यू जब मैंने r ले लिया, तो ये देखो पहला जो गोल सा बना हुआ है, गोल सा जो बना हुआ है, अगर x का वैल्यू r डाल दोगे तो sec स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा ना, हाँ राइट। सर। और sec थीटा का वैल्यू 1 मतलब थीटा कितना है, 0 डिग्री, यस सर। राइट। इसका मतलब थीटा का वैल्यू आपका 0 डिग्री लेना है, ठीक है, जब आपका x का वैल्यू r होगा। और बाद में जब आपका x का वैल्यू 0 हो जा रहा है तो 1/0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और sec का वैल्यू अगर इनफाइनाइट है मतलब थीटा आपका π/2 है, राइट। यस सर। इसका मतलब थीटा का लिमिट 0 से लेके π/2 तक होना है, ठीक है। अब मैं इसको डाल दूंगा यहाँ पे। सो यहाँ पे टाइम को मैंने 0 से लेके डेल्टा टी ले लिया और यहाँ पे 0 से लेके सॉरी π/2 ले लिया। देखो क्लियर है ना, सबको समझ आ रहा है। सो यहाँ से यस। अब दिस बिकम्स रूट अंडर 2gm into डेल्टा टी एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, एक कांस्टेंट ही है तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये r का पावर 3/2 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, 2 cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा इंटू डी थीटा। देखो तो ये ठीक लिखा है मैंने, हाँ सर। ठीक है। इस तरह से क्यों यूज किया, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा को तो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसीलिए cos स्क्वायर थीटा को, cos का जो स्क्वायर है उसको हमने पावर 1 में कन्वर्ट किया। सो cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज cos 2 थीटा वाज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो 2 cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2 थीटा, वो यूज किया हमने। एंड अभी 0 से लेके π/2 तक इंटीग्रेट करेंगे। सो दिस बिकम्स r टू द पावर 3/2 एंड दिस बिकम्स d थीटा इंटीग्रेशन, तो सिंपली d थीटा का थीटा हो जाएगा और उसका लिमिट डालोगे तो π/2 माइनस 0 यही रहेगा एंड प्लस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sin 2 थीटा बाई 2, बट sin 2 थीटा में जब आप π/2 डालोगे तो वो 0 ही रह जाएगा, तो ये 0 ही रह जाएगा, तो इसलिए 0 वाला टर्म कोई एडिशन नहीं है, तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज r का पावर 3/2 इंटू π/2 हो जाएगा। दिस इज, देखो, रूट अंडर 2gm एंड इंटू डेल्टा टी आ गया, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा टी की वैल्यू हमने निकाल ली है, सो डेल्टा टी इज कमिंग आउट टू बी r का पावर 3/2 इंटू π/2 and divided by root under 2gm, ये आई है इक्वेशन, ठीक है। बट ये तो हमें दिया हुआ नहीं था, 2gm तो दिया नहीं था। अच्छा अच्छा, एक डेटा भूल गया मैं देना आपको, अज्यूम में एक और डेटा, अच्छा नहीं ठीक है, अर्थ का तो आपको टाइम पीरियड पता है ना, अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है, 365 डेज, 365 डेज। हाँ सर। है ना। तो वो एक नोन डेटा है हमारे लिए, ठीक है, वो दिया नहीं उसने बट वो एक नोन डेटा है, ठीक है। तो उसको हमें यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये सब डेटा तो हमारे पास नहीं है, जो हमने लास्ट में देखो आंसर जो निकाला है उसमें से कोई भी चीज हमें नोन नहीं है। बट हाँ ये पता है, वी नो दैट टी स्क्वायर इज
4 पाई स्क्वायर बाई GM इंटू आर क्यूब। क्या आपको ये पता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब वाला एक्सप्रेशन? हाँ सर। 2 पाई आर बाई जी, 2 पाई आर बाई वी। अगर आपको ये याद नहीं है तो बस ऐसे लिख लेते हैं, टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई आर डिवाइड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी, एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट अंडर GM बाई आर था, याद है ना आपको? है ना? हाँ सर। इसी को स्क्वायर हाँ करने पे सर। वो एक्सप्रेशन आता है, इसी को स्क्वायर करोगे वो एक्सप्रेशन आएगा। तो देखो ये है सेकंड एक्सप्रेशन। देखो इस कैपिटल टी के टर्म्स में क्या डेल्टा टी को एक्सप्रेस किया जा सकता है? कैन वी एक्सप्रेस डेल्टा टी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी? हाँ सर। बस फर्स्ट इक्वेशन को आप स्क्वायर कर दो ना, आपको अपने आप दिख जाएगा। तो अगर मैं डेल्टा टी का बाई टी इसका स्क्वायर कर दूं तो देखो ये आ जाएगा आपके पास आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2GM इंटू पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू दिस इज 4 पाई स्क्वायर, कोई हेलो बाबा क्यों लो 4 पाई स्क्वायर, ठीक है तो अच्छा, हाँ 4 पाई स्क्वायर एंड GM एंड 1 बाई आर क्यूब। देखो सही है ना? यस देखो सर। अभी ठीक है। GM गया, ठीक है, GM को हटा देते हैं, यहाँ से पाई स्क्वायर गया, पाई स्क्वायर भी हट गया, आर क्यूब भी हट गया, एंड अगर आप देखोगे तो डेल्टा टी की एक्सप्रेशन आ गई है, डेल्टा टी इज कमिंग आउट टू बी टी डिवाइडेड बाई 4√2। दिख रही है आपको? हाँ सर। है ना? हाँ सर। और टी तो आपको पता है, टी आपको पता है या नहीं पता है? 365 डेज, तो 365 डेज डिवाइडेड बाई 4√2 कर लेंगे, दैट्स इट, ये आंसर हो जाएगा। गॉट इट? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखते हैं। ये जो ना कि अगर आप कोई भी ऑर्बिटल मतलब कोई भी एक सैटेलाइट का भी क्वेश्चन हो सकता था, जैसे इसमें तो अर्थ के साथ सन के साथ कोरिलेट किया, बट ये क्वेश्चन इसका भी हो सकता था, जैसे एक सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, अचानक से उसको रोक दिया गया और उसके बाद फिर उसको गिरने के लिए छोड़ दिया गया, तो बताओ वो कितने देर के बाद अर्थ में लैंड करेगा? तो उसका आंसर होगा, उसका जो ऑर्बिटल टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड का 1/4√2 टाइम्स हो जाता है, तो ये आंसर हो गया। अब देखो ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है, ये बहुत मेहनत करके कैलकुलेशन किया, देखो ये काफी मेहनत का काम था, इंटीग्रेशन के थ्रू किया। इसका एक स्मार्ट सोल्यूशन भी है, ये काफी अच्छा सोल्यूशन है, बट इस थोड़ा ग्रास्प करने में थोड़ा कंसेप्चुअली डिफिकल्ट है। मैं अब कोशिश करता हूँ आपको समझाने का, आप देखो एक बार। आपको याद है जैसे फॉर एलिप्टिकल ऑर्बिट्स अगर हम करते हैं, फॉर एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ये कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, जब आप स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड बोलते हो तो प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब बोलते हैं, याद है आपको? सेमी मेजर एक्सिस, हाँ सर, समझ में जाएगा। राइट? दिस इज द सेमी मेजर एक्सिस, की सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब के प्रोपोर्शनल। अब ऑल्सो एक और चीज भी सोचो, अगर मैं ऐसा बोलूं कंसिडर एन एलिप्स, कंसिडर एन एलिप्स ऑफ इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू 1, अगर एलिप्स का इसेंट्रिसिटी 1 हो जाए तो इसका मतलब क्या निकलता है? सॉरी, सर इलिप्स सर्कल हो जाएगा। गलत, इसेंट्रिसिटी 0 होने पे होता है वो। इसेंट्रिसिटी आपको याद है क्या होता है? रूट अंडर 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, और इसको अगर मैं 1 बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं बी को 0 बोल रहा हूँ, है ना? हाँ हाँ सर। हाँ इसका मतलब आपको ऐसा समझना है कि एक एलिप्स है जो फ्लैट है, नहीं जैसे दोनों तरफ से आप सोचो, जो दो एंड था उस दोनों तरफ से आपने क्या किया, उसको कंप्रेस कर दिया, यही तो मतलब निकल रहा है। जैसे ऐसे सोचो, ये है एक एलिप्स, ठीक है, और ये दोनों एंड पे आप क्या करते हो, उसको पकड़ के ऐसे खींच देते हो, ये दबा रहे हो, देखो आपको दिख रहा है? हाँ सर। देखो हाँ ये सर। स्ट्रेट हाँ लाइन में कन्वर्ट हो गया नहीं? ये देखो, क्या आपको समझ आया? डिफरेंस समझ आया? दिखा है आपको क्या किया मैंने? हाँ सर। ये हाँ देखो ये सर। एलिप्स है, ये देखो इसका माइनर एक्सिस छोटा होता जा रहा है, 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 और ये फाइनली आके जब इससे मिल जाएगा तो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया। और इस केस में जैसे जैसे ये अंदर आता जाएगा ना, मतलब ये जो माइनर एक्सिस छोटा करते जाओगे, वैसे वैसे जो एलिप्स का जो फोकस है वो एक्सट्रीम एंड पे जाता जाएगा। क्या आपको ये रियलाइजेशन हो रही है ना? क्योंकि आपको याद है जो हम एलिप्स के लिए, ये देखो जो सब भूल गए हो, अब सोचो इसका जो फोकस लेते थे हम, ये जो फोकस था, सोचो ये फोकस हम कितने दूर पे लेते थे?
ए टाइम्स ऑफ ई पे लेते थे या नहीं, यही, हाँ सर। राइट? हाँ सर। अगर ई 1 हो गया तो फोकस कहाँ गया आप ये बताओ? एकदम एंड पे ए पे। इसका मतलब कि इफ नाउ ये जो यहाँ पे जो ई है दिस इज लेस देन 1, बट इफ ई इज लेस, इफ ई इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, तब उस केस में आपका जो बनता वो कैसा बनता? मतलब आप इसको ऐसे सोचो, अगर इसको ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। इसको थोड़ा सा फ्लैट कर देते हैं, जस्ट थोड़ा सा रहने देते हैं, ठीक है? ये ऑलमोस्ट ऐसा, मतलब मैंने एग्जैक्टली नहीं किया क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन दिख जाएगा आपको, है ना? ठीक है, तो इस केस में हम मान सकते हैं ना कि जो आपका फोकस है वो यहाँ पे आ चुका है ऑलमोस्ट। हाँ सर। समझ आ रही है? ठीक है, और अभी इमेजिन करो कि यहाँ पे कोई प्लैनेट है, ठीक है? जैसे प्लैनेट जो था वो यहाँ पे था, यहाँ पे मान लो ये अर्थ है, ठीक है? दिस इज सन। तो अभी सन यहाँ पे है और अर्थ यहाँ पे है। ये भी तो एक एक एलिप्टिकल पाथ का मोशन है या नहीं है? जहाँ पे इसेंट्रिसिटी बस हमने क्या किया है, इसेंट्रिसिटी को 1 ले लिया, यही तो किया है ना? हाँ सर। हाँ सर। समझ आ रही है? तो ये जो जाने का पाथ है, ये इस नए एलिप्स का जो टाइम पीरियड होगा उसका हाफ होगा या नहीं होगा? जाने का पाथ मैं बोल रहा हूँ। अगर ये t इक्वल टू 0 है, सोचो यहाँ पे पहुंचेगा तो ये t इक्वल टू डेल्टा टी पे हो जाएगा। समझ आई आपको? ये यहाँ से आया, यहाँ से मूव करता हुआ, यहाँ से आया और यहाँ पहुंचा, ये जब अर्थ अभी यहाँ पे पहुंच चुका है तभी तो डेल्टा टी हुआ ना। ये हमें यही निकालना था ना, हाँ सर। राइट? इसकी वेलोसिटी को हमने 0 कर दी थी, याद है आपको? तब हमने इसको छोड़ा था, तो उसी केस में तो स्ट्रेट लाइन आएगा ना ये, राइट? यस सर। ये देखो, ये देखो, ये वाला इनिशियल डिस्टेंस है ना जो कि आपका r था, राइट? स्मॉल r था ना ये डिस्टेंस इनिशियली, हाँ सर। ऑर्बिटल रेडियस। क्या यही इस बार इसका मेजर एक्सिस हो गया क्या? देखो तो एलिप्स का, यस सर। राइट? इसका मतलब हम क्या ये लिख सकते हैं कि a इज r/2, राइट? ठीक है ना? यस सर। इस बार इसका न्यू टाइम पीरियड अगर मान लेते हैं कि इस फ्लैट एलिप्स में, ये जो फ्लैट एलिप्स बन रहा है, फ्लैट एलिप्स मतलब कि बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि b जब 0 है तब उसको फ्लैट बोल रहा हूँ, ठीक है? फ्लैट एलिप्स में मान लेते हैं टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, टाइम जो हमें निकालना है वो नहीं, टाइम पीरियड को मान लेते हैं ये हमारा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी हो जाएगा, होगा ना? 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, क्योंकि हमने एक एंड से दूसरे एंड जाने का टाइम डेल्टा टी लिया है, ठीक है हाँ ना? सर। ठीक है, तो इस केस में आप सोच के देखो, अगर मैं अपना वो केप्लर्स लॉ ऑफ टाइम पीरियड निकाले तो क्या कहते हैं, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाई टी का क्यूब विल बी इक्वल टू ए बाई आर का क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्योंकि जो टी था वो तो सर्कुलर ऑर्बिट का था, कैपिटल टी वाज फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, और सर्कुलर ऑर्बिट के लिए आर तो आपका फिक्स था, स्मॉलर था ना? समझ आ रही है आपको? हाँ सर, वहाँ पे स्क्वायर होगा ना सर? हाँ और स्क्वायर एक होगा, सॉरी स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर ये होगा। स्क्वायर होगा, सही सही है। ओहो, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है, सही है। ओके सर। अभी देखो ये कितनी जल्दी से निकल गया, देखो। सो यहाँ से हो गया 2 डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू, ये स्मॉल a वाज कैपिटल आर, सॉरी r/2 था, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता था दिस इज 1/2 का पावर 3/2, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। देखो ये कितना आ रहा है, 1/2√2 आ रहा है, नहीं आ रहा है? और देयरफॉर डेल्टा टी बिकम्स t/4√2, आया? आया सर। देखो इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं हुआ, बस आपको वो कोरिलेट करना था कि उसमें कैसे यूज कर रहे हैं, मतलब एलिप्स से कैसे कोरिलेट कर रहे हैं उसको। समझ आइए आपको? हाँ सर। ठीक है, तो ये आसान, यहाँ पे क्या सर्कुलर ऑर्बिट का एसम्पशन कोई काम में नहीं आ रहा। कहाँ नहीं आया? ये जो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आपने यूज किया है, क्या किया है? आर क्यूब क्यों यूज किया? हाँ, हाँ सर। हाँ सर। सर्कुलर ऑर्बिट का। तो फिर ये जो r इक्वल टू 2a लिखा है आपने, फिर और क्या किया है? हाँ सर। ठीक है, चलो क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़े। हाँ सर। ये थोड़ा कंसेप्चुअली ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एक बार आपने अब सुन लिया है तो अब आप याद रखिएगा, ठीक है? आप भूलिएगा नहीं।
अभी भूलोगे तो फिर दिक्कत आएगा। जो भी चीज़ आपको सिखाई जा रही है, कंसेप्चुअली डिफिकल्ट है, बट आपको सिखा दी गई है, अब भूलना नहीं है आपको। हमें भी जब पहली बार हमारे टीचर ने जब दिखाया था, हम जब अपने टाइम पे पढ़ते थे, तब हमें हमें भी ये चीजें नहीं स्ट्राइक करती थी, बट एक बार टीचर ने दिखा दिया, उसके बाद फिर अब उसको याद रखते हैं कि ठीक है चलो अब ऐसे करना है, ये चीजें याद रखना है आपको भी। जस्ट एक मिनट रुकिए। चलो यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, इमेजिन करो, क्वेश्चन है, कंसिडर टू आइडेंटिकल point masses m each fixed at minus a comma 0 and a comma 0. Plot the variation of gravitational field strength as we move from x equal to minus infinity to x equal to plus infinity. ये जब मूव करेंगे तो कैसे वेरिएशन आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो, ये मान लेते हमारा x एक्सिस है और ये हमारी ओरिजिन है, दिस x इक्वल टू 0। यहाँ पे मान लेते हैं x इक्वल टू माइनस ए, एंड यहाँ पे मान लिया हमने x इक्वल टू प्लस ए। यहाँ पे दो पॉइंट मासेस हैं आपके पास, एक है यहाँ पे m और एक यहाँ पे m है। अब उसने क्वेश्चन में ये कह रखा है कि अगर आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चल के जाते हो तो कि आपको वेरिएशन ऑफ फील्ड कैसा मिल रहा है वो आपको प्लॉट करना है। ठीक है, यू आर सपोज टू ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ फील्ड। तो मैं मान लेता हूँ कि मुझे मैं वाई एक्सिस यहीं पे ले लेता हूँ। ठीक है, और ये हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड के स्ट्रेंथ को इंडिकेट करने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, मतलब ये ग्राफ प्लॉट यहीं पे कर रहे हैं। अब आप क्या करोगे, जैसे आप सोच के देखो, अगर आप यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करते हो तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो दोनों एम के लिए होगा वो दोनों के लिए अट्रैक्टिव होगा ही नहीं होगा? हाँ सर। और अट्रैक्टिव जब आप कह रहे हैं इसका मतलब दोनों के लिए राइट की तरफ होगा, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड होगी राइट की तरफ। और राइट की तरफ का फील्ड है, इसका मतलब जब हम कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को प्लॉट करते हैं और वो हमारे चोजन पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि देखो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस किस तरफ है, राइट की तरफ है ना? और ग्रेविटेशनल फील्ड भी राइट की तरफ आ रही है। इसका मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है हमें ऊपर की तरफ प्लॉट करना है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू जब आप प्लॉट करना है तो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ही प्लॉट करते हैं ना। वाई की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो क्या करते हैं, ऊपर ही प्लॉट करते हैं ना। हाँ सर। ठीक है। एक वजह से तो इसमें क्या करना है, देखो, अब एक चीज तो लॉजिकली जो आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे खड़े हूँ, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो फील्ड 0 होगा। ये तो समझ आ रहा है आपको, है ना? हाँ सर। हाँ सर। और अगर सोचो आप एग्जैक्टली ये m के एकदम बिल्कुल क्लोज आ गए, यहाँ पे देखो मैं एक ब्लू डॉट बना रहा हूँ नया, m के बिल्कुल क्लोज आ गए, तो अगर m मास से आप एकदम बिल्कुल क्लोज आ गए तो फील्ड स्ट्रेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा या नहीं, है ना? हाँ सर। और अगर इनफाइनाइट फील्ड स्ट्रेंथ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये निकला कि आपकी जो इनफाइनाइट फील्ड स्ट्रेंथ अगर निकला है, इसका मतलब क्या हम उसको ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि उसको हमें असिम्प्टोटिकली प्लॉट करना पड़ेगा। तो असिम्प्टोटिकली जब प्लॉट करोगे, देखो तो इनफाइनाइट मतलब यहाँ पे आ गया, और जैसे जैसे आप डिस्टेंस दूर जाते जाओगे तो फील्ड घटता जाएगा, और घटते 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 ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके 0 होगा। देखो समझ आया आपको? हाँ सर। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे देखो आपको फील्ड 0 दिख रहा है,
और जैसे जैसे आप m मास के क्लोजर गए तो फील्ड इंक्रीज करता गया, और अगर आप एग्जैक्टली मास m पे ही सिचुएट हो गए तो आपका फील्ड आपका क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ आया? यस सर। ठीक है, हाँ सर। ओके। अब यही चीज आप यहां से सोचो, इसके मिडवे पे खड़े होते हैं, मतलब दोनों मास के मिडवे पे खड़े हैं, तो आपको दिख रहा है कि जो फील्ड आपका लेफ्ट वाला मास लेफ्ट की तरफ एक्सर्ट करेगा, वही फील्ड आपका राइट वाला मास राइट की तरफ एक्सर्ट करेगा। तो इस केस में नेट फील्ड बीच में एग्जैक्टली मिडवे पे कितना आएगा, 0 आएगा, है ना? हाँ सर। बट अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट कर गया, तो अब लेफ्ट वाले मास का फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, राइट? यस सर। और नेट लेफ्ट वाले मास का फील्ड अगर स्ट्रॉन्गर, इसका मतलब फील्ड आपका लेफ्ट की तरफ होना चाहिए, राइट? है ना? ठीक है ना? हाँ सर। और नेट फील्ड अगर लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस हुआ ना, तो डायरेक्शन नेगेटिव हो गया। और डायरेक्शन अगर नेगेटिव है तो ग्राफ हमें कौन से हाफ में प्लॉट करना है, पॉजिटिव हाफ में या नेगेटिव हाफ में? नेगेटिव हाफ में, नेगेटिव हाफ। मतलब हमें लोअर हाफ में प्लॉट करना पड़ेगा। अब फिर से लॉजिक वही है, देखो अगर मैं मास m के बहुत क्लोज खड़े हो जाऊं, यहाँ पे खड़े हो जाऊं, देखो रेड डॉट एक बना रहा हूं, तो वहां पे फील्ड कितना मिलेगा आपको, इनफाइनाइट मिलेगा या नहीं? हाँ सर। और इनफाइनाइट में ये नेगेटिव में इनफाइनाइट होना है, तो नेगेटिव इनफाइनाइट होना है मतलब असिम्प्टोट इस बार यहाँ से स्टार्ट होगा। समझ आ रही है ना? हाँ सर। नेगेटिव कहाँ है, नीचे है ना, पॉजिटिव ऊपर में पॉजिटिव है और नीचे में नेगेटिव है। इस बार नेगेटिव डायरेक्शन के लिए मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्शन तो नेगेटिव है, इसीलिए डायरेक्शन को देख के आपको नीचे कर दिया, और उसके बाद इन्फिनिटी से स्टार्ट करना है। और उसके बाद जैसे जैसे आप बीच वाले पॉइंट तक बढ़ोगे तो फील्ड आपका घटता जाएगा, और घट के देखो यहाँ वाले पॉइंट पे बीच में जब आप पहुंचोगे, तो फील्ड आपकी 0 हो जाएगी। 0 हो जाए। एग्जैक्टली सेम वेरिएशन आपको राइट हाफ में भी दिखेगा। द ओनली डिफरेंस विल बी कि फील्ड आपका इस बार राइट की तरफ होगा ना, होगा सर। राइट? क्योंकि जो राइट वाला मास है उसका फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। तो इस केस में ये आपका असिम्प्टोटिकली इस बार ऊपर की तरफ चला जाना है, ये देखो ऐसे चला जाएगा। समझ आई आपको? हाँ सर। ठीक है, अब चले जाओ आप स्मॉल m के राइट की तरफ चले जाओ, इस मतलब जो राइट वाला मास है उसके राइट की तरफ चले जाओ। तो अब वहां पे कोई भी पॉइंट कंसिडर करोगे तो दोनों मास का फील्ड जो होगा वो आपका अट्रैक्टिव लेफ्ट की तरफ ही आएगा, है ना, राइट? हाँ सर। और दोनों का अगर अट्रैक्टिव लेफ्ट की तरफ है, इसका मतलब नीचे में प्लॉट करना है, और एग्जैक्टली सेम नेचर जो आपने फर्स्ट रीजन में प्लॉट किया था। तो ये इस बार कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे चले जाओगे तो फील्ड 0, और अगर मास n के लोकेशन पे चले जाओगे तो फील्ड इनफाइनाइट। देखो आपको समझ आ गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है? ये एनालिटिकली करते हैं, इसको मैथमेटिकली नहीं करते। जैसे मैथमेटिकली नहीं किया मैंने, देखो ये एनालिटिकली बस किया है। आपको बस ये चेक करना होता है कि कहाँ कहाँ पे आपको फील्ड 0 या इनफाइनाइट पता है। 0 और इनफाइनाइट वाला लोकेशंस आपको पता चल जाता है, तो फिर उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना होता है इसमें ये भी चीज कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो है वो आपका ऊपर और नीचे डिसाइड करेगा। अगर डायरेक्शन ऑफ फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो ऊपर प्लॉट करना है, अगर डायरेक्शन ऑफ फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो नीचे प्लॉट करना है। बस ये चीज का भी आपको ध्यान रखना होता है। क्लियर है? हाँ सर। पक्का? सर डायरेक्शन एक बार बोल दीजिए ना। डायरेक्शन तो बताया आपको अभी, तुरंत तो बताया, फिर से तो बताया। किसका डायरेक्शन बताना है, कहाँ पे बताओ मुझे। सर जैसे x इक्वल टू -a से x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू -a से x इक्वल टू 0 पे आपको ये नहीं पता चल रहा है कि हाँ किसका फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, मतलब लेफ्ट वाले मास का फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा या राइट वाले मास का फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, वो नहीं पता चल रहा है आपको? हाँ सर, m का लेफ्ट वाले का स्ट्रॉन्गर होगा, इसलिए लेफ्ट की तरफ होगा। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में g होगा। हाँ हाँ सर, दैट्स इट। ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट of mass m is projected horizontally from a point just above surface of earth with a velocity v naught
equal to root under 4/3 G into R, where G is the field at surface of Earth and R is its radius. अब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड पहला मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉडी कितनी आएगी, ये पहला। दूसरा आपको निकालना है मिनिमम स्पीड ऑफ बॉडी। तीसरा वर्क डन बाय ग्रेविटी on the body when till it reaches max height। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अगेन इसका आपको एक कन्वेंशनल सॉल्यूशन दिखाता हूं जो नॉर्मली बुक्स में आपको दिखेगा, फिर आपको एक स्मार्ट वर्क दिखाऊंगा। जैसे क्वेश्चन ये है आपके पास, दिस इज अर्थ, ये हमारा अर्थ है, ये रेडियस आर उसकी पता है आपको, और यहां से आपको अर्थ के सरफेस से आपको एक ऑब्जेक्ट को फेंकना है और उसने प्रोजेक्शन वेलोसिटी आपको v नॉट दे रखी है, और ये वेलोसिटी v नॉट काफी बड़ी है क्योंकि आपको दिख ही रहा है रूट अंडर 4/3 GR है। अगर √2 GR दे देते तो एस्केप ही कर जाता, बट आपने उससे थोड़ा कम ही दिया है तो इसलिए एस्केप नहीं करेगा, और एस्केप नहीं करेगा तो आपको पता है क्लोज पाथ आ रहा है, और क्लोज पाथ हमेशा क्या होता है, एलिप्टिकल होता है ना, राइट? यस सर। यस सर। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए था, इसको एक एलिप्टिकल पाथ में इसको ऐसे घुमाना चाहिए था। क्या आपको समझ आ रही है? डू यू रियलाइज दिस? यस सर। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिकल पाथ है, ठीक है, दिस इज एन एलिप्स। ओके, आपको उसने ये पूछा है मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा। मैक्सिमम हाइट निकालने का मतलब है मुझे मैक्सिमम पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये आर मैक्स निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आर निकल गया, मतलब स्मॉल आर जिसको हमने मार्क किया है, ये स्मॉल आर को मैं लिख सकता हूँ दिस इज कैपिटल आर प्लस एच, ये एच ही आपको निकालना है ना? समझ आ रही है आपको? हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, दिस इज टू बी फाउंड आउट। तो यहाँ पे जब ये पहुंचेगा इस लोकेशन पे जब होगा, देखो तो तब सबसे दूर है ना अर्थ से, और जब सबसे दूर होगा तो उस केस में स्पीड सबसे कम होगा, यहाँ पे v क्या होगा, मिन होगा ना, है ही नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो मतलब अगर h मिल जाएगा तो अपने आप आपको v min भी मिल जाएगा। आपको पता है इस तरह की सिचुएशंस में दो वेरिएबल है, मतलब दो इक्वेशन लिखने पड़ेंगे आपको, एक है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और एक है एनर्जी कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर आप लिखोगे सो एल की वैल्यू इनिशियली एंड एल की वैल्यू फाइनली आपकी सेम होनी चाहिए, मतलब तो इनिशियल मोमेंटम इज m को हटाई देते हैं तो v नॉट इंटू आर, दिस शुड बी इक्वल टू v इंटू आर, ऐसा लिख सकते हैं ना, राइट? क्लियर है? यस सर। m तो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको रखने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा आपको एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना है, तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज करो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली हैज टू बी टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनली। एनर्जी जब आप लिखेंगे तो आपको ग्रेविटेशन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का सम करना है, सो हाफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर मतलब 4/3 टाइम्स ऑफ जी आर, ये दिया हुआ है, एंड प्लस माइनस ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई आर, एंड दैट इज इक्वल टू, अब फिर काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ m इंटू वी स्क्वायर एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज माइनस ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई आर। दिख रही है आपको? यस सर। ठीक है, अब v को एलिमिनेट कर देते हैं, v की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन से पिकअप करके डाल देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे r मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है? या आप v को भी निकाल सकते हैं, एक ही बात होगा, दोनों में से कोई एक चीज तो आपको पहले निकालना ही पड़ेगा, तो चलो r को ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से r की वैल्यू विल बी 1/r विल बी v, ठीक है, तो इसको यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर प्लस
माइनस ऑफ जी एम एम इंटू 1/r का वैल्यू इज v बाई v नॉट इंटू r। ठीक है ना, देखो चेक करो एक बार। हाँ सर ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम लोग जी एम एम डिवाइडेड बाई आर, 2/3 जी एम एम बाई आर। ओके, एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, एम कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से हम रीअरेंज करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी नॉट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अच्छा, वी नॉट को वी नॉट के टर्म्स में ही रहने देते हैं, तो इसमें से ये 2 हटा दें। एक काम करते हैं इसको, this is 2/3 times of root under gm by r can be written as 3/4 times of v naught square, ऐसे कर लेते हैं, 3/4 times of v naught square, and this will be equal to v square by 2, and this will be minus of v naught, sorry, 3/4 v naught square, 3/4 v naught square into v by v naught। तो यहाँ से एक v naught कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 आ जाएगा, एंड यहाँ से आ रही है आपके पास, सर आप जरा एक बार ऊपर स्क्रॉल करेंगे, लगता है एक टर्म मिस हुआ। देखिएगा, चेक कर। सर वो EI इक्वल टू EF के बाद आपने जो माइनस GMM बाई R है सर, वो भी आना चाहिए ना नीचे। अरे हाँ, सही कह रहे हो, ये तो 2/3, सॉरी ये 2 आ जाएगा, तो 2/3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1/3 बचेगा। हाँ, तो ये 1 होना चाहिए यहाँ पे, या 1 आएगा, मतलब यहाँ पे भी ये 1 आएगा, मतलब यहाँ पे ये 4 रहेगा। अभी ठीक है क्या, देखो तो। सर -1/3 होगा। हाँ, ये माइनस आएगा। ठीक है, अभी देखो एक बार चेक करो, ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है, अभी चेक करो, यहाँ से ये 2 को भी हटा देते हैं, यहाँ से ये 2 हट जाएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास v स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है, v नॉट स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है, v स्क्वायर, जैसे क्वाड्रेटिक आ रही है v नॉट में, तो उसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा, v स्क्वायर माइनस ऑफ 3v नॉट इंटू v एंड प्लस 2 हो जाएगा, प्लस v नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो एक बार चेक करो सही है नहीं, एक बार चेक कर लो। हाँ सर, ठीक है, अभी हाँ इस सर। ठीक है, अभी इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं, v इज माइनस माइनस प्लस, मतलब 3v नॉट and plus minus of root under b square minus 4ac, so this will be 9v naught square b square minus 4 to the 8v naught square, and divided by 2 to the 4, so this becomes 3v naught plus minus of v naught divided by 4, so this becomes, एक तो आपका v naught ही हो गया, v equal to v naught, और एक हो गया आपका v equal to v naught by 2। आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है ना। हाँ सर। v equal to v naught तो इनिशियल पोजीशन ही है ना, हाँ और सर। और जो v equal to v naught by 2 आ रहा है वो सेकंड पोजीशन है, दिख रहा है आपको, है हाँ ना। सर। सो इसका मतलब हमारा जो मिनिमम वेलोसिटी हो गया, सो v min जो आएगा वो आपका v naught by 2 आएगा, इसका मतलब हाफ ऑफ रूट अंडर 4/3 ऑफ gr ये आएगा, एंड v min मिल चुका है आपको, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप r भी निकाल सकते हैं, मतलब जो सेपरेशन r था, सिंस आपको ये पता है कि v naught into r was equal to as कर लेते हैं, as v naught was into r was equal to v min into small r, so this can be written as v naught by 2 into small r, इसका मतलब small r becomes 2r, and this is capital R plus h, इसका मतलब height above the surface कितना हो गया, कैपिलर तो हो गया ना, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, अब उसने पूछा है वर्क डन बाय ग्रेविटी इन ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट टू द मैक्सिमम हाइट। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी आप नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल भी लिख सकते हो,
और इसी को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, क्योंकि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वही ग्रेविटी ही एक्ट कर रहा था, तो दोनों में से जो भी कन्वीनियंट लगे आप वो यूज कर सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं दिस इज माइनस ऑफ GMM बाई 2 टाइम्स ऑफ R, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, एंड माइनस GMM डिवाइडेड बाई कैपिलर, ये इनिशियल है, सो दिस बिकम्स GMM एंड डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ R हो जाएगा, विच इज बेसिकली mgr डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर हो जाएगा। गॉट इट? हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अभी एक और चीज चेक करो आप, जैसे इस क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका क्या हो सकता था, मैं उसकी बात करता हूँ। एक तो इसमें काफी लंबा किया हमने, आपको याद है मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी कोई सैटेलाइट जो जो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, तो उसके लिए भी सारा सर्कुलर ऑर्बिट का रिजल्ट वैलिड होता है। जस्ट दी ओनली डिफरेंस इज कि आपको क्या करना होता है वहां पे, आपको जो रेडियस आर के साथ आपने मतलब ऑर्बिटल रेडियस आर के साथ जब आप एक्सप्रेशन लिखते हैं तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब लिखते हैं सर्कुलर के लिए, एलिप्टिकल के लिए हम टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब लिखते हैं। सेम तरीके से जब हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ऑब्जेक्ट के पास, वो जब हम लिखते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में तो आपको याद है माइनस ऑफ GMM बाई 2R लिखते थे, याद है? पोटेंशियल जी का आधा होता था, हाँ सर। याद है? तो उसी तरह से सर्कुलर इलेप्टिकल ऑर्बिट के लिए जब हम करते तो क्या लिखते? माइनस ऑफ GMM बाई 2A लिखते। ये चीज मैंने आपको बताया था, याद है आपको? भूल गए आप? ये आपको याद रखना था, हाँ सर। ठीक है? ऑल्टरनेटिवली आपको दिखा रहा हूं, ठीक है? टोटल एनर्जी in elliptical orbit is equal to minus of GMM divided by 2A होती है। तो देखो तो ये जो A है इस डायग्राम में सोचो A कौन है, कौन सा डिस्टेंस को हम यहाँ पे A मार्क करेंगे, देखो तो क्या ये डिस्टेंस ही हमारे लिए A 2A है क्या, देखो तो है ही नहीं है, मेजर एक्सिस, हाँ राइट? तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता था ना, सोचो, सो मैं ऐसे लिखता कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियली प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, इसी को अगर मैं माइनस ऑफ GMM बाई 2A लिख देता तो क्या मुझे डायरेक्टली 2A नहीं मिल जाता यहाँ से? काइनेटिक एनर्जी इनिशियली तो आपको पता ही था हाफ mv0 स्क्वायर, दैट वाज 4/3 ऑफ GR दिया हुआ था उसने, एंड प्लस पोटेंशियल जी माइनस ऑफ GMM डिवाइडेड बाई R थी, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ GMM एंड डिवाइडेड बाई 2A। अब यहाँ देखो GR तो आपको पता है ये G इंटू आर, ये तो GMM ही है, GMM बाई आर ही है, तो GMM बाई आर G, अच्छा R को नहीं हटाते हैं, एक मिनट रुकिए, R हटाना नहीं है, ये G हटा देते हैं, GM हटा देते हैं, ये R हटा देते हैं और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डाल देते हैं, फिर से GM हटाया और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डाल दिया। देखो तो सही किया मैंने? हाँ सर। सही किया ना? नहीं हाँ सर। R स्क्वायर, यहाँ R स्क्वायर आएगा, एक मिनट जैसे चेक, हाँ यहाँ R स्क्वायर आएगा ना, और एक M हट जाएगा यहाँ से, ये M हट जाएगा, दैट्स इट। अभी ठीक है, अब यहाँ से देखो आपके पास क्या आ रही है, ये है, ये तो 2 से कट जाएगा, 2/3 माइनस 1 विच इज माइनस ऑफ 1/3 R इज इक्वल टू माइनस ऑफ R स्क्वायर बाई 2A। ये R कट गई यहाँ से और देखो आपके पास 2A का वैल्यू आ गया 3R, देखो 2A 3R आ गया है, ये चेक करो इस डायग्राम में, देखो 2A का वैल्यू 3R है और एक तरफ से आपको ऑलरेडी पता है ये डिस्टेंस R है, कैपिटल R है, तो देखो जिसको हमने स्मॉल r मार्क कर रखा है, क्या वही 2R नहीं हुआ? हाँ सर। वैसे देखो कितनी जल्दी से मिल गया हमें ये, तो इसका मतलब है यहीं से इसको हम ये लिख सकते हैं दिस वाज कैपिटल R प्लस स्मॉल r व्हिच वाज कैपिटल R प्लस h, एंड देयरफॉर h का वैल्यू आपको मिल गया, दिस इज R ओनली। ठीक है, ये काफी जल्दी से हो गया, बट इसके लिए अगेन आपको वो रिजल्ट ध्यान रखना था कि इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है वो आपकी माइनस ऑफ GMM बाई 2A होती है, ये तो इसका ध्यान रखना था। गॉट इट? ठीक है ना? यस सर। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, रुकिए एक मिनट, एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं,
नंबर 4 लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, radius of curvature of path when velocity is minimum, ये निकालनी है आपको, ठीक है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। तुम देखो जहां पे वेलोसिटी मिनिमम है वहां का जो कर्वेचर होगा और जहां पे प्रोजेक्ट किया है दोनों का कर्वेचर सेम होगा या नहीं? एलिप्स तो सिमेट्रिकल है ना? हाँ सर समझ। राइट। तो मतलब इनिशियल पॉइंट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और जो मिनिमम वेलोसिटी वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों ही सेम आएगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का तरीका आपको याद है, वी स्क्वायर बाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। हाँ सर। राइट। तो दोनों ही जगहों पे आप निकाल सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट इनिशियल पॉइंट या एट पॉइंट ऑफ, या ऐसे लिख लेते हैं एट पेरिजी एपोजी कर लेते हैं ना, एट एपोजी, ये निकालना है आपको, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पेरिजी। एंड इसको निकालना है मतलब वेलोसिटी v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर एक्सेलरेशन करना है। और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो है वो वहाँ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहाँ पे सिंपली ऐसे हो जाएगा, दिस विल बी v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। v नॉट का स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 4/3 gm/r दिया था ना, 4/3 ऑफ स्मॉल g इनटू r दी हुई थी, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो वहाँ g है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, देखो 4/3 टाइम्स ऑफ r आ गया। देखो समझ आ रही है नहीं? हाँ सर। पक्का क्लियर है सबको? हाँ सर। ठीक है चलो। सर यहाँ पे दोनों पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है, तो हमने यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर बाई जी किया, तो अगर हम उस पॉइंट पे करते तो वी नॉट बाई 2 और वहां का एक्सेलरेशन लिखते हाँ ना। एग्जैक्टली एकदम सेम रिजल्ट आता है, आप करके भी देख लेना, क्लास जब खत्म होगा तो करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा वो सही है नहीं। ओके सर। सही है, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, सब करके देखना, बिल्कुल मैच करेगा, ठीक है। ओके चलो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। Consider Earth to be made up of an ideal liquid of density rho. Consider Earth to be made up of an ideal liquid of density rho. ये hypothetical situation है, ठीक है ना, hypothetical situation. Find the pressure at a radial distance r, ये लेस देन कैपिलर होगा obviously, inside it, उसके अंदर कितना प्रेशर आएगा ये आपको कैलकुलेट करने का है। आप ये मान के चलिए, assume pressure at surface is P नॉट, ये P नॉट का प्रेशर ये आप मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद रेडियल डिस्टेंस पे आपको कैलकुलेट करने का है। ये रेडियल डिस्टेंस आ रहे हैं और अर्थ का रेडियस तो कैपिलर दिया हुआ है और अपने को स्मॉलर डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है कितना आएगा प्रेशर का वैल्यू, ठीक है, ये कैलकुलेट करने का है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बहुत ही पतला सा एक शेल बनाया, यहाँ पे वेरी थिन शेल, डीआर थिकनेस का। दिस इज अ वेरी सेल थिकनेस
thin shell of thickness dr. अब इस केस में ये सोचो कि जब हम प्रेशर डिफाइन कर रहे हैं तो कैसे डिफाइन कर रहे हैं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे इसमें एक छोटा सा एलिमेंटल सेक्शन कंसिडर करो कहीं पे भी, जैसे इमेजिन करो यहाँ का एक एलिमेंटल सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, एक पतला सा लेयर ऑफ लिक्विड कंसिडर किया मैंने। ये देखो रेड कलर से मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये पतला सा लेयर ऑफ लिक्विड है। इस पतले से लेयर ऑफ लिक्विड का एक ऊपर का सरफेस है और एक नीचे का सरफेस है, ठीक है। आपको ये पता है कि इसको अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं, एक बोल दूं पार्ट 1 और एक बोल दूं पार्ट 2। आपको शेल थ्योरम से ये तो पता है ना, पार्ट 2 की वजह से अंदर में कोई फील्ड नहीं होती है, राइट। हाँ सर। इसका मतलब कि इस छोटे से एलिमेंट जो मैंने रेड कलर का एक छोटा सा पतला सा स्ट्रिप बना रखा है, उस पे क्या बाहर वाले मतलब जो पार्ट 2 दिखा रखा है, क्या उसकी वजह से कोई भी फोर्स आएगा? एनी फोर्स? नहीं सर। नहीं। तो पार्ट 1 का ही फोर्स आएगा। तो यहाँ पे ये डेफिनेटली आपका एक फोर्स क्रिएट कर रहा है। इसको आप लिख सकते हैं कि ये जो भी मास आएगा इसको आप dm एंड इंटू जी मतलब ये रेडियल डिस्टेंस r पे जो भी फील्ड आएगा वो वाला फील्ड लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसी की वजह से देखो यहाँ पे जब ये पुल करेगा इसको, तो जो पार्ट 1 वाला जो स्फीयर है वो उसको पुश करके एक बाहर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा, नहीं? सोच के देखो, वेट की वजह से वो अंदर दबा, तो उधर से फिर क्या हुआ, लिक्विड जो का जो सरफेस है, इनर सरफेस जो है, मतलब जो पार्ट 1 से स्फीयर मार्क्ड है, वो वाला सरफेस उसको क्या करेगा, एक फोर्स पुश करने के लिए एक फोर्स लगाएगा, नहीं? पीडीए से। हाँ सर। समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूं मैं? हाँ है ना? सर। तो इसकी वजह से देखो एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, आपको दिख रहा है ना? जैसे जैसे आप अंदर आते जाओगे तो वैसे वैसे ही आपका क्या होगा, प्रेशर भी आपका बढ़ता चला जाएगा। बाहर पे अगर सोचोगे तो बाहर वाले लेयर पे तो कोई प्रेशर ही नहीं होता, एकदम एकदम नेग्लिजिबली स्मॉल प्रेशर होता, क्योंकि उधर से इफेक्टिवली अगर सोचोगे तो बाहर में कोई लिक्विड का लेयर भी नहीं है, देयर इज नो लिक्विड लेयर। आप यहाँ पे सोचोगे अगर, जैसे इसको अगर करने का एक आसान तरीका बोले तो आसान तरीका क्या सोच सकते हैं हम, प्रेशर ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन याद है आपको? आपको प्रेशर ग्रेडियंट याद है? जब आपका वेरिएबल, अगर सोचो कि आपको अगर याद हो तो प्रेशर के लिए हमने जब अगर जी यूनिफॉर्म होता था तो प्रेशर की वैल्यू को, मतलब पी की वैल्यू को जब हम लिखते थे तो पी नॉट प्लस रो जी एच, ये हाइट एच नीचे जाने पे लिखते थे, याद है आपको? याद है? हाँ सर। बट इसमें जी क्या होता था, यूनिफॉर्म होता था, है ना? वही जी को तो वेरी नहीं करते थे क्या वहां पे? नहीं सर। तो इसमें जब हम लिखते थे तो प्रेशर डेल्टा पी बाई डेल्टा एच करेंगे, तो ये हम लिख सकते हैं ये रो जी आएगा, राइट। बट इसी चीज में अगर सोचो कि ये अगर जी यूनिफॉर्म नहीं है तो उस केस में ये डेल्टा एच किससे रिप्लेस हो जाएगा, डीपी बाई डी एच से रिप्लेस हो जाएगा, है ना? राइट? समझ आ रही है हाँ आपको? तो इस केस में अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डीपी बाई डी एच इज बेसिकली रो जी, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये जी जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। ये वेरिएबल है। अब आप अकॉर्डिंगली करिए, ऊपर से लेने पे हम जो एच लेते हैं, ऊपर से लेने पे एच लेते हैं, ये एच लेते हैं, बट अगर सेंटर से लोगे तो उसी को आप कैसे लिखोगे? सेंटर से लोगे तो कैसे लिखोगे उसको? स्मॉल आर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा आपको, है ना? हाँ सर। राइट। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, dp बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो जी। क्या यही सही लिखा मैंने? देखो तो, क्योंकि h बढ़ेगा तो r घटेगा ना, हाँ सर। है ना? राइट। तो इसी वजह से अब देखो इसकी एक्सप्रेशन को लिखें तो ये लिख सकते हैं माइनस ऑफ रो एंड जी, आपको पता है इंटरनल पॉइंट पे निकालेंगे तो 4/3 ऑफ पाई जी इंटू रो इंटू आर आएगा। आपको याद है एक्सप्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना, इंटरनल पॉइंट पे? हाँ सर। जो जी एट सरफेस इंटू रेडियस रेशियो, वैसे भी याद करने के लिए आपको बोला था। तो अब इसकी वैल्यू को ही, अब आप डीपी को अलग करो, डीपी की वैल्यू अलग किया एंड दिस बिकम्स माइनस ऑफ रो इंटू 4/3 पाई जी रो, एंड ये हो जाएगा आपका आर डी आर। और इसी को आपको इंटीग्रेट करना है। आर की इनिशियल वैल्यू आपका कहाँ था? आर को आप कहीं से भी कहीं वेरी करा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी कहीं चले जाओ। तो अगर आप आर की वैल्यू को स्मॉल आर से कैपिटल आर तक लेके जा रहे हो तो यहाँ पे प्रेशर पी हो जाएगा और यहाँ पे प्रेशर पी नॉट, उल्टा लिख दिया मैंने लिमिट्स को, लिमिट्स उल्टा लिख दिया। ये मान लेते हैं आर को हमने स्मॉल आर लिया है, तो स्मॉल आर पे प्रेशर पी है वो हमें निकालना है, और कैपिटल आर पे प्रेशर पी नॉट है जो कि दिया हुआ है उन्होंने। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सो देयरफॉर पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4/3 पाई जी रो, अरे रो दो बार लिख दिया मैंने, नहीं नहीं ठीक है, रो का स्क्वायर आ रहा है ना, ठीक है। रो तो एक ही है और एक जी तो वही है, ठीक है ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है।
सो 4/3 पाई जी रो का स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल आर का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। एंड देयरफॉर जब आप p की वैल्यू चाहिए तो आप इसको लिखेंगे p नॉट एंड प्लस 4/3 पाई जी रो स्क्वायर, अच्छा ये 2/3 हो जाएगा, 4 का तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई जी रो स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर आ रहा है। दिख रही है आपको? हाँ सर। ये हमने प्रेशर एट अ रेडियल डिस्टेंस आर कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर है? अब आर बढ़ाओगे, स्मॉल आर की वैल्यू को अगर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर घटेगा ही नहीं। दिख रहा है आपको? हाँ सर घटे। अगर स्मॉल आर की वैल्यू को आपने कैपिटल आर ले लिया तो देखो प्रेशर पी नॉट आ रहा है ना? यस सर। और अगर स्मॉल आर की वैल्यू 0 डाल दी आपने तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। इसका मतलब प्रेशर एट सेंटर जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। प्रेशर एट सेंटर इज मैक्सिमम एंड दैट इज पी नॉट प्लस 2/3 ऑफ पाई जी रो स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। एंड प्रेशर एट सरफेस जो है इज मिनिमम एंड दैट इज पी नॉट। ये हो गया। अब कहीं पे भी बोले हो आप अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं। अगर बोले कि सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे चाहिए, अर्थ का आधा रेडियस का, तो वहां पे भी निकाल सकते हैं, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। क्लियर है? हो गया सबका? हाँ सर। ठीक है, चलो ग्रेविटेशन पे आपको बहुत सारे दिखा दिए, अब इलास्टिसिटी से 2-3 दिखाता हूँ। सर एक बात सर आप बोले थे कि सर आप सेल्फ एनर्जी के बारे में कुछ बोल देंगे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सेल्फ एनर्जी, एक मिनट को, सेल्फ एनर्जी बचा हुआ है। सेल्फ एनर्जी देखो, आपको याद है पोटेंशियल एनर्जी जब हमने पढ़ा था तब पोटेंशियल एनर्जी का मैंने सिग्निफिकेंस क्या बताया था कि एक सिस्टम को असेंबल करने के लिए जितना आपको मिनिमम वर्क करना पड़ता है, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इज सेड टू बी दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। याद है आपको? उसमें मैंने आपको बताया था कि एक एक करके एलिमेंटल मासेस को लेके आओ इन्फिनाइट डिस्टेंस से और उसको ला के रखो। ला के रखने के लिए जितना आपको वर्क करना पड़ेगा वही वर्क उसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। बताया था नहीं आपको? है ना? हाँ सर। हाँ सर। ये तो डिस्क्रीट मासेस के लिए आसानी से समझ में आता है, बट इमेजिन करो कि कोई एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, जैसे एक स्फीयर है। एक स्फीयर को भी हम लोग बहुत सारे पॉइंट मासेस से बना हुआ मान सकते हैं, नहीं मान सकते? हाँ मान सर। सकते हैं नहीं? तो अगर मैं ऐसा सोचूं कि ये स्फीयर भी बहुत सारे पॉइंट मासेस से बना हुआ है और सारे पॉइंट मासेस इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, तो इन सबको इनफिनिट डिस्टेंस से आपको लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, ये जब वर्क कैलकुलेट करोगे दैट वर्क विल बी कॉल्ड एज द सेल्फ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। उसको पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी ही है, बट एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही सेल्फ एनर्जी निकाला जाता है। क्या आपको ये समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, सो इट इज the work required to be done to assemble the elemental masses of a continuous mass distribution. It is the work required to be done to assemble the elemental masses of a continuous mass distribution by bringing them from an infinite separation away from each other. एक दूसरे के फील्ड से बहुत दूर है, उसके बाद लाके करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल पे दो कॉमन एग्जांपल जो है, एग्जांपल सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। इसका मास m और रेडियस r दे रखा है। ठीक है, थिन स्फेरिकल शेल, ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल। अब इसको करने का तरीका क्या है, देखो, जैसे ये सोचो कि आपको ये एक शेल दे रखा उन्होंने,
और ये शेल की रेडियस आर है। आपको मासेस को डीएम डीएम करके लाना है और एड अप करते जाना है। तो मैं ऐसे सोचूं कि डीएम मास जो है पहले इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे है। मैंने इस मास को डीएम को लाया और यहाँ पे लाके रखा है, ठीक है, इसको लाके रखा है ऐसे यहाँ, और लाके रखा तो रखते रखते थोड़ा 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 करके जब मैं ला रहा था, तो मान लेते हैं कि इसमें एम मास तक असेंबल हो चुका है, स्मॉल एम तक असेंबल हो चुका है। फिर एम से आप डीएम और ऐड कर रहे हो, तो ये जो स्मॉल एम जो मैंने मार्क कर रखा है वो एम के फील्ड में जब डीएम एंटर करेगा तब तो वर्क करना पड़ेगा ना हमें, हाँ सर। करना पड़ेगा नहीं। तो डी डब्ल्यू अगर वर्क कैलकुलेट करें, डी डब्ल्यू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो क्या होगा, दिस विल बी डी यू ऑफ द सिस्टम, राइट। एंड डी यू ऑफ द सिस्टम जब आप निकालोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो ना कि ये जो डीएम मास है, डीएम मास मल्टीप्लाइड विथ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल एट सरफेस माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी, लिख सकते हैं, राइट। हाँ सर। लिख सकते हैं इन्फिनिट पे पोटेंशियल आपको पता ही है जीरो है, और सरफेस पे पोटेंशियल आपको पता है माइनस जी एम बाई आर होती है, तो डी एम एंड इंटू माइनस ऑफ जी इंटू एम डिवाइडेड बाई आर लिख लिया। तो देखो अब आपको जो सेल्फ एनर्जी लिखनी है, सेल्फ एनर्जी, so this will just be equal to the total work done by external agent, which will be integration of minus of g into m dm divided by कैपिटल r, और m का लिमिट आपका 0 से लेके कैपिटल m तक जाना है, तो कितना हो गया देखो, माइनस ऑफ जी m स्क्वायर बाई 2r हुआ। समझ आया? हाँ सर। ठीक है। दूसरा, अब दूसरा एग्जांपल 2, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। अब हमारे पास क्या है, ये एक सॉलिड स्फीयर है। अब ये सॉलिड स्फीयर का रेडियस r तक हमें डेवलप करना है, वी आर सपोज टू डेवलप r अंदर तक, मतलब अंदर में मास फिल करना है। पिछली बार हमें मास सिर्फ सरफेस पे रखना था, अंदर नहीं रखना था, बट इस बार तो आपको अंदर से बाहर तक पूरा का पूरा डेवलप करके जाना है। तो अभी आप क्या करोगे, ये r रेडियस जो है वो भी वेरिएबल मिलेगा आपको, मिलेगा नहीं वेरिएबल, आप मासेस को अंदर भी तो ऐड करना है ना आपको, समझ आ रही है आपको? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। तो इस बार आप ऐसे सोचोगे तो डीएम मास जब आप ऐड करोगे तो इसके शेल की तरह वो ऐड होगा, मतलब शेल में ऐड अप होगा। जैसे सेकंड, ये देखो, तो ये यहाँ पे डी आर थिकनेस का है, तो डीएम मास जो था वो यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस यहाँ से था, इट वाज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे, और ये डीएम मास को आपने ला के यहाँ से इसके इधर रखा, ऐसे किया ना आपने, समझ आ रही है? हाँ सर। ठीक है। तो इस बार आपको फिर से एक्सप्रेशन वैसे लिखना पड़ेगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डी डब्ल्यू बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर निकाले तो फिर से ऐसे लिखेंगे, डी यू जो एनर्जी चेंज हुई होगी, तो दैट विल बी डी एम मल्टीप्लाइड विथ पोटेंशियल एट जो यहाँ पे होगा इसके सरफेस पे, एस एस लिख लेते हैं, पोटेंशियल एट सरफेस माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, फिर से वही एक्सप्रेशन है। बट द डिफरेंस इज इस बार जो मास है, मतलब जो आपका रेडियस है राधा, पोटेंशियल एट सरफेस लिखते वक्त वो एक वेरिएबल है ना। पिछली बार वो रेडियस आपका वेरिएबल नहीं था, कांस्टेंट था ना। तो एक्सप्रेशन क्या आएगा आपके पास, माइनस ऑफ डी एम एंड इंटू पोटेंशियल में माइनस ऑफ, सॉरी इसको जी इंटू एम एंड डिवाइडेड बाई आर आएगा ना। समझ आ रही है? देखो हाँ सर। एक्सप्रेशन में देखो क्या चेंज हुआ, देखो एक बार, वहां पे कैपिटल आर था और यहाँ पे स्मॉल आर है, दिख रहा है, दिख रही है? हाँ सर। और ये रेडियस हाँ को सर। आप मास के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो। रेडियस को मास के टर्म्स में कैसे लिखोगे, एम चाहिए ना आपको, सो एम की वैल्यू इज डेंसिटी, या rather ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल एम बाई 4/3 पाई आर क्यूब एंड इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो हाँ सर। इसका मतलब ये हो जाएगा कैपिटल एम बाई कैपिटल आर क्यूब एंड इंटू स्मॉल आर क्यूब। तो अब हम क्या करें, स्मॉल आर की वैल्यू को ही एम के टर्म से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ जी इंटू एम डी एम एंड डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपके पास आर, स्मॉल आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दिस इज एम, अच्छा यहाँ से एक ही बात है, किसी एक को तो अरेंज करना ही है, एम बाई एम इंटू आर क्यूब, सॉरी, एंड डिवाइडेड बाई कैपिटल एम एंड इसका पावर
1/3। देखो ये आ रहा है क्या, चेक करो एक बार, आ रही है? ठीक है, ठीक है, हाँ सर। ठीक है। तो इसको भी आप रीअरेंज करो तो ऐसे लिख सकते हैं आप, माइनस ऑफ जी, एंड ये हो जाएगा आपके पास m का पावर 2/3, सॉरी 2/3 इंटू डी एम, एंड डिवाइड बाई आर तो रहना ही है, और एक आपका m का पावर आपका 1/3 भी रहेगा। देखो चेक करो एक बार, ठीक है, ठीक है ना? तो हाँ अभी सर। ठीक है, अब इसी को इंटीग्रेट करना है, सो देयरफॉर यू सेल्फ चाहिए, तो आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल टोटल चाहिए, and that will be minus of g into m का पावर 1/3 divided by r, and integration of m का पावर 2/3 dm, और m को आपको 0 से लेके कैपिटल तक इंटीग्रेट करना है, so this becomes minus of g into m का पावर 1/3 divided by r, and into this becomes m का पावर 5 by, sorry कैपिटल m हो जाएगा, कैपिटल m का पावर 5/3 divided by 5/3, and therefore this becomes minus of 3/5 times of g m square by r हो गया, हो गया, क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब आपको सॉलिड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। इमेजिन करो एक सिचुएशन दिया हुआ है, एन इलास्टिक रॉड, रॉड के लिए आपको मास, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और यंग्स मॉडुलस ये दिया हुआ है, इज hinged at one end and is being rotated at a constant angular velocity omega in horizontal plane, find पहला net elongation in rod, net elongation in rod चाहिए कितनी आएगी, और दूसरी total elastic potential energy, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन रॉड कितनी होगी ये भी निकालनी है आपको, ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। तो सिचुएशन ऐसा है आपके पास, जैसे ये सोचो ये आपके पास एक रॉड, ये रॉड को हमने एक एक्सिस पे हिंज कर दिया और इसको एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहे हैं। आप अगर किसी भी डिस्टेंस आर पे चले जाओगे, एक रेडियल वेरिएबल डिस्टेंस आर पे जा रहे हैं, तो इस रेडियल डिस्टेंस आर पे जो टेंशन होगा, वो टेंशन निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, आपको याद है? जो दूसरे पार्ट है, जो दूसरे हाफ में जो पार्ट दिख रहा है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो और उसका सेंटर ऑफ मास देखो कितने डिस्टेंस पे घूम रहा है। तो अगर मैं इसको सोच के ऐसे सोचता, तो ऐसे सोचते कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये वाली पार्ट आपकी हो जाती L-x लेंथ की, और इसका सेंटर तो यही होता, ये उसका सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन होता। तो इसके अबाउट अगर ये घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो इसको वो एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? यहाँ का टेंशन होगा ही नहीं। हाँ सर। अब ये सोच के देखो कि यहाँ पे इसका सेंटर तो इसके बीचों बीच है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है? तो वो होगा कितनी दूर पे? L-x/2 पे, इधर से देखो, ये चेक करो, होगा। तो सेंटर से कितना डिस्टेंस पे हुआ? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे कितना डिस्टेंस पे हुआ? ये डिस्टेंस आपका x था, तो x में उसको ऐड कर दो, और x में अगर उसको ऐड करोगे तो देखो आपको दिखेगा ये L+x/2 आ रही है, दिख रही है आपको? हाँ सर। इसका मतलब टेंशन की वैल्यू हमें क्या लिखनी चाहिए? टेंशन एट पोजीशन x इज मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ये हो गया इसका मास, एंड इनटू एक्सेलरेशन विच इज ओमेगा स्क्वायर इनटू L+x डिवाइडेड बाय 2। समझ आया? देखो समझ आया है? ठीक है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आपका, ये जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है,
दिस इज ओमेगा स्क्वायर इंटू एल प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। ये रहा। तो अब अकॉर्डिंगली अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रीअरेंज कर लो उसको। सो दिस विल बी m बाई एल, m बाई 2l rather, इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। आ रही है? ठीक है ना? हाँ सर। अब तो आप आराम से कर सकते हैं। आपको याद है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला यूज करना जब वेरिएबल टेंशन के लिए, तो टेंशन एट पोजीशन x डिवाइडेड बाय एरिया एंड डिवाइडेड बाय टी डेल्टा एल डिवाइडेड बाय dx, याद है आपको? और डेल्टा एल अगर निकालनी है तो क्या करते थे? 1 by a इंटू यंग्स मॉडुलस एंड इंटीग्रेशन ऑफ टी एक्स डी एक्स करते थे या नहीं, 0 से लेके एल तक। ये सब मैंने आपको दिखाया था पहले, ठीक है? हाँ सर। अब आपको यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो 1 by a इंटू यंग्स मॉडुलस एंड इंटीग्रेशन में टेंशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो दिस इज m इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l and into L square minus x square and then dx 0 से लेके L तक. This will be 1 by a into Young's modulus into m omega square by 2l and यहाँ पे हो जाएगा आपके पास L cube minus of L cube by 3 and therefore this becomes m omega square L square divided by 3a Young's modulus. ये आंसर हो गया। क्लियर है? यस सर। ओके, इसमें आपका एवरेज फोर्स का कंसेप्ट काम नहीं करता, क्योंकि एवरेज फोर्स का कंसेप्ट तभी काम करता है जब टेंशन जो है ना वो लीनियरली वेरी करता है आपका पोजीशन के साथ। क्योंकि इससे पहले वाले जो मैंने आपको वेरिएबल टेंशन का केस दिखाया था, आप याद करो, हर जगह पे टेंशन लीनियरली वेरी करता था पोजीशन के साथ, बट यहाँ पे जो टेंशन है वो आपका स्क्वायर ऑफ पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है, मतलब एक्स का स्क्वायर है। इसलिए एवरेज फोर्स का कंसेप्ट से अगर आप करते तो आंसर मैच नहीं करता, गलत हो जाता। ठीक है, तो ये चीज का याद रखिएगा। एवरेज फोर्स का कंसेप्ट तभी यूज करते हैं जब टेंशन आपका लीनियरली वेरी करता है पोजीशन के साथ। ठीक है, इसको नोट करके मैं मेंशन कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा। we could not have used the concept of average force to find elongation here since it's applicable when tension Tx is a linear function of position x। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलो एक पार्ट कंप्लीट हुआ, अभी दूसरे पार्ट पे आते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल निकालनी है। इलास्टिक पोटेंशियल का डेंसिटी आपको याद है du by dv करते थे, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और उसी को जब हम लिखते थे तो स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ यंग्स मॉडुलस आता था, याद है आपको? हाँ सर। तो इसी को लिखेंगे तो टेंशन एट पोजीशन x डिवाइडेड बाय a इसका स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ यंग्स मॉडुलस, व्हिच इज बेसिकली 1 by ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर इनटू y एंड देन टेंशन एट पोजीशन x का स्क्वायर करना है। तो अगर आपको u चाहिए तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ du करना है, इंटीग्रेशन ऑफ du करनी है, और इंटीग्रेशन du करोगे तो ये हो जाएगा 1 by ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर इनटू यंग्स मॉडुलस एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेंशन एट पोजीशन x का स्क्वायर करना है एंड dv से मल्टीप्लाई करना है। टेंशन एट पोजीशन x का स्क्वायर व्हिच इज टेंशन था m ओमेगा स्क्वायर बाय 2l m ओमेगा स्क्वायर बाय 2l इनटू l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो गया टेंशन। इसका स्क्वायर करना है आपको, मतलब इसको स्क्वायर करेंगे एंड देन इसके साथ dv मल्टीप्लाई करेंगे। dv मतलब a इंटू डी एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा एंड फिर आपका लिमिट 0 से लेके l तक आएगा। अब सिंपल इंटीग्रेशन पे सोचा है और कुछ नहीं है। ये a स्क्वायर का ये तो हट जाएगा, सो ये आपके पास m स्क्वायर ओमेगा का पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 to the 4 to the 8 ay इंटू एल स्क्वायर, एंड अभी इंटीग्रेशन में आपके पास आएगा एल स्क्वायर प्लस एल टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस ऑफ 2x स्क्वायर एल स्क्वायर एंड देन dx 0 से लेके l तक। सो दिस बिकम्स m स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8ay l स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा l टू द पावर 5 प्लस l टू द पावर 5 by 5 माइनस ऑफ 2l का पावर 5 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा आंसर।
सो ये हो गया आपके पास m square omega to the power 4 divided by 8ay l square, एंड यहाँ पे आपका l to the power 5, एंड यहाँ पे 15 का LCM है, तो हो जाएगा आपके पास 15 प्लस 3 इज 18 में आपके पास 5 दूनी 10 चला जाएगा, ये आ जाएगा, तो 8 आ रहा है, 8/15, 8 कैंसिल हो जाएगा, 1/15. So m square omega to the power 4 L cube divided by 15ay. देख, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। क्वेश्चन पे मूव करते देखो, यहाँ पे इमेजिन करो एक बॉब, और यहाँ पे एक थिन इलास्टिक रॉड है, इलास्टिक रॉड ऑफ लेंथ एरिया यंग्स मॉडल इज गिवन, और इसके ठीक नीचे, अच्छा ये बॉब है, बॉब का मास आपका m है, ठीक है, बॉब ऑफ मास m, इसके ठीक नीचे यहाँ पे एक फ्लोर है, एंड फ्लोर का जो टोटल डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, ये डिस्टेंस है आपका L plus H, where H is very less compared to L, ये given है, ठीक है. Now they have asked us find M such that the bob does not touch the floor. फ्लोर को टच नहीं करना है, इसके लिए कंसिडर करना है. बॉब का लीनियर डायमेंशन को आपको नेग्लेक्ट करके चलना है, ठीक है, बॉब का कोई डायमेंशन नहीं है मान के चलेंगे, क्योंकि बॉब का डायमेंशन दिया भी नहीं है उसने. तो इस केस में आप क्या करोगे, जैसे आप ये सोच के देखो, अगर मैं बोलता कि अगर सपोजली यहाँ तक ही पहुंच जाता, ठीक है, यहाँ तक पहुंचता, और मान लेते हैं कि कोई इलॉन्गेशन नहीं होती, तो इस केस में ये वाली लेंथ आपको L दिखी होती, राइट, ये L लेंथ दिखता, यहाँ पे एक टेंशन T आता, और यहाँ पे एक वेट mg होता, यहाँ पे एक वेलोसिटी v आप निकाल सकते थे, ये वेलोसिटी v0 हो जाएगा, √2gl हो जाएगा, एंड इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए v0 का स्क्वायर बाई l का. तो इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टेंशन माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू m इंटू v0 स्क्वायर बाई l, एंड m इंटू v0 स्क्वायर बाई l अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा m इंटू 2gl बाई l, विच बिकम्स 2mg आ रही है. इसका मतलब टेंशन की जो वैल्यू है दैट इज 3mg एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट. अब टेंशन अगर 3mg का है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यंग्स मॉडुलस का. तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू इज टेंशन पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ विच इज h, एंड डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ विच इज l. तो हो जाएगा mg into l डिवाइडेड बाय 3mg into l and divided by a into h, and therefore m का वैल्यू becomes yah divided by 3 times of g into l. ये आंसर हो जाएगा. समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. अच्छा यहाँ पे लिया नहीं इसमें, ठीक है, चलो लिख देता हूँ. A massless rod of length L is hinged at one end and is held horizontal by two identical vertical wires which are tied at distances A and B from hinged end. Calculate tension in the wires
when a force F acts vertically downwards at the free end. क्वेश्चन को पहले इंटरप्रेट करें। एक रॉड का एक एंड फिक्स्ड है, हिंज्ड एंड जिसको कह रखा उन्होंने, और उसके बाद इसको हॉरिजॉन्टली रखें, ये कुछ ऐसा है, इस एंड पे इसको हिंज कर रखा है हमने, ठीक है। और उन्होंने ये भी कह रखा है कि दो आइडेंटिकल वायर्स हैं जिससे इसको सस्पेंड कर रखा है, मतलब ऐसा कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक वायर है, ऐसा कुछ होगा, और एक और वायर है यहाँ पे, दोनों आइडेंटिकल है उसने कह रखा है, मतलब लेंथ भी सेम होगा, एरिया भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, यंग्स मॉडुलस भी सेम होगा, तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। बट ये तब का सिचुएशन है जब आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लगा रखा, यू हैव नॉट अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स, एक वजह से। ये तब का सिनेरियो जब आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रखा है। अब उसने क्या कह रखा है कि आपने नीचे की तरफ यहाँ पे वर्टिकल डाउनवर्ड्स ऐसे एक पुलिंग फोर्स लगाया एफ नीचे की तरफ, तो ऑब्वियस है कि आपका जो रॉड होगा वो टिल्ट हो जाएगा छोटे एंगल से, क्योंकि इलास्टिक रॉड ही ध्यान रखना है, मतलब ये वायर्स हैं, रबर बैंड नहीं है जो एकदम बिल्कुल खींच के चले आएंगे। तो ऑलमोस्ट आपको ऐसा दिखेगा कि ये ऑलमोस्ट एक बहुत ही छोटे एंगल से इधर टर्न कर गया, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन थोड़ा सा आपका नीचे आ चुका होगा, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो थोड़ा इधर भी दिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मिनट रुकिए, ऐसे सोचो ये इधर से इधर आ गया, फोर्स आपका इधर से ही लग रहा होगा, वर्टिकल डाउन ऐसे लग रहा होगा। क्या आपको समझ आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो होगा ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन आपका थोड़ा नीचे आ जाएगा। एक डिस्टेंस आपका ए एंड एक एंड आपका ए डिस्टेंस पे था, और दूसरा एंड आपका बी डिस्टेंस पे था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो पहला वायर है वो जितने से नीचे गया होगा, ये एंगल को थीटा मार्क कर लेते हैं, दिस एंगल इज थीटा, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं ए थीटा ये हो जाएगा, और ये डिस्टेंस जो होगा वो आपका बी थीटा होगा, ऐसा कह सकते हैं क्या? देखो तो। हाँ सर। और आपको याद है कि जब हम फोर्स लिखते हैं किसी वायर के लिए, जो इक्विवेलेंट फोर्स हम लिखते हैं, मतलब जो इलास्टिक रॉड में टेंशन जब लिखते हैं, तो ये टेंशन की वैल्यू को जब हम लिखेंगे, तो टेंशन की वैल्यू को हम लोग स्प्रिंग से जब कंपेयर करते थे तो के इक्विवेलेंट इनटू इलोंगेशन डेल्टा एल करते थे, याद है आपको? राइट, के इक्विवेलेंट हमें क्या यस करते सर। थे, वाई ए बाई एल लेते थे, और वाई ए और एल तो दोनों के लिए सेम ही है, दोनों वायर के लिए सेम है। इसका मतलब फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन होगा, ये हम फैक्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अगर ये दिखाएं, चेक करो, मैं यहाँ पे ये फोर्स दिखा रहा हूँ, इस एंड पे देखो, यहाँ पे एक टेंशन T1 दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक टेंशन T2 दिखा रहे हैं, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं कि टेंशन T1 जो होगा वो K टाइम्स ऑफ ए थीटा होगा, और टेंशन T2 जो होगा वो K टाइम्स ऑफ बी थीटा होगा। लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। तो इससे देखो आपको T1 और T2 का रेशियो मिल गया, T1 का T2 का साथ जो रेशियो आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी A by B। ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन ये है कि रॉड जब फाइनली इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है तब तो नेट टॉर्क उसके ऊपर जीरो होना चाहिए। तो नेट टॉर्क अगर जीरो करोगे तो इसका मतलब है T1 और T2 का टॉर्क तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो T1 इंटू ए प्लस T2 इंटू ए शुड बी F इंटू एल, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ सर। ठीक है। अब T1 और T2 में से आपको रेशियो तो ऑलरेडी पता चल चुका है, तो T1 की वैल्यू को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो T2 इंटू ए स्क्वायर बाई बी, अच्छा यहाँ पे बी आएगा, एक मिनट एक गड़बड़ हो गया, ये बी रहेगा, T2 इंटू बी रहेगा, एंड प्लस T2 इंटू बी इज इक्वल टू एफ इंटू एल आ गया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो T2 की वैल्यू आपको मिल गई है, T2 इज कमिंग आउट टू बी एफ इंटू T2 इज एफ इंटू एल बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, ये T2 हो गया, एंड देयरफॉर टेंशन T1 विल बी एफ इंटू एल इंटू ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी आंसर हो गया।
क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये 3 वायर्स आपको दिखा रखे हैं। इनके लेंथ हम मान लेते हैं, ये L2 है, ये L1 है और ये लेंथ L2 है। 3 wires are of same material and thickness। ठीक है, दोनों का लेंथ, तीनों का लेंथ बस अलग अलग है। अब उसने क्या क्या रखा है, उसने क्या रखा है कि हमने नीचे वाले एंड से फ्री एंड, जो फ्री एंड है उस पे एक वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक फोर्स F लगा रखा है। A force F is applied as shown, as shown। ये एंगल को थीटा उन्होंने मार्क कर रखा है, ये थीटा है। फाइंड, उन्होंने लिख रखा है फाइंड टेंशन इन द 3 वायर्स। तीनों वायर में टेंशन कितना होगा, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब इसमें सोच के देखो, जो सिंस ये वायर्स हैं तो इसलिए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन थोड़ा नीचे तो आएगा, बट बहुत ज्यादा कंसिडरेबल डिस्टेंस नहीं आएगा। ये समझ आ रही है आपको? यस सर। क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि हाँ सर। नीचे आएगा ये पक्का है, बट कंसिडरेबल डिस्टेंस नीचे नहीं आएगा। इट वोंट कम एनी कंसिडरेबल डिस्टेंस। ऐसा कुछ होगा आपके लिए, ठीक है। दिस इज द सिनेरियो। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये वाली जो इलोंगेशन है बीच वाले वायर में, इसको हमने डेल्टा L1 लिख लिया है, ठीक है। और जो लेंथ L2 में इलोंगेशन होगी, या साइडवेज भी लिख लेते हैं इसको, ये वाली जो इलोंगेशन होगी, ये वाली इलोंगेशन को हमने डेल्टा L1 लिख लिया है, सॉरी L2, डेल्टा L2 लिख लिया है। तो हम देखो ये वाला एंगल को, ये वाला एंगल को क्या ऑलमोस्ट थीटा ही लिख सकते हैं क्या? ऑलमोस्ट ये वाले एंगल को अगर आप मार्क करोगे तो क्या लिखोगे? दिस विल बी थीटा माइनस ऑफ डी थीटा विच विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू थीटा ओनली। लिख सकते हैं ना? हाँ सर। ठीक है, छोटे से एंगल से घटेगा बट वो कंसिडरेबल नहीं है, तो बहुत छोटा है, तो इसका मतलब थीटा आपकी अनचेंज है। अब देखो आपको एक छोटा सा यहाँ पे ये वाला पार्ट पे देखो, आपको एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। देखो ये वाला पार्ट, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप है यहाँ पे, और ये वाला पार्ट देखो, देखो ये है आपका डेल्टा L1 और ये है आपका डेल्टा L2 और ये एंगल है थीटा। दिख रहा है आपको? हाँ हाँ सर। सर। दिख रही है? तो इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि डेल्टा L2 विल बी डेल्टा L1 इंटू कॉस थीटा। लिख सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो अप्रोक्सीमेशन ही है हमारा, है ना। थीटा चेंज नहीं कर रहा है, वो तो अप्रोक्सीमेशन है। आई होप आपको समझ आ रही है बात। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जो फोर्सेस आपको दिखेंगे वो क्या क्या दिखेंगे? देखो यहाँ पे अगर आप फोर्स दिखाओगे, बीच वाला का लेंथ L1 था ना, हाँ, तो उसको टेंशन T1 मान लेते हैं। इधर से आपका टेंशन T2 और इधर से भी टेंशन T2। सिमेट्रिकल है इसलिए दोनों तरफ से टेंशन हम सेम मान रहे हैं, तो ये भी आपका टेंशन T2, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, और इधर से फोर्स F। तो इक्वेशन क्या लिखना चाहिए इक्वेशन में आपको? F विल बी इक्वल टू T1 प्लस ट्वाइस ऑफ T2 इंटू कॉस थीटा। लिखेंगे ना? लिखेंगे? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अब रिलेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको याद है, फिर से अगेन वो उसी रिलेशन पे आते हैं। ऑल्सो आपको ये पता है कि टेंशन की वैल्यू को जब हम लिखते हैं तो यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया बाय एल इनटू एक्स लिखते हैं ना, राइट? या डेल्टा एल कर लेते हैं, लिखते हैं। हाँ सर। उसने यंग्स मॉडुलस और एरिया तो सेम दे ही रखा है, बस लेंथ डिफरेंट है और इलोंगेशन डिफरेंट है, यही है ना।
तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ ना कि टेंशन विल बी, ऐसा लिख सकते हैं कि टेंशन विल बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल बाई एल, लिख सकते हैं। हाँ सर। इसका मतलब अगर मुझे T1 और T2 का रेशियो चाहिए, T1 और T2 का रेशियो चाहिए, तो हम लिख सकते हैं दिस विल बी डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 इनटू दिस विल बी L1 एंड दिस विल बी L2, लिख सकते हैं। चेक करो एक बार, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ सर। सर। ओके, डेल्टा L1 और डेल्टा L2 का रेशियो चेक करो, ये चेक करो, ये रिलेशन ऑलरेडी है यहाँ पे। डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 कितना है, 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। हाँ सर। और L2 और L1 का रेशियो चेक करो, L2 और L1 का रेशियो, L2 बाई L1, क्या ये भी 1 बाई कॉस थीटा है? हाँ सर। तो इसका मतलब इसको वापस से 1 बाई कॉस थीटा लिख लें। इसका मतलब ये आ गया 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कि T1 जो है बेसिकली T2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा है। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब एक इक्वेशन तो ऑलरेडी आपने यहाँ निकाल रखा है, कहाँ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन को यूज करो और वहां पे आंसर निकालो। तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर रहे, अभी देखो आप, ये देखो, सो एफ की वैल्यू विल बी इक्वल टू T1 का वैल्यू को T2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2T2 इंटू कॉस थीटा। अब तो हो ही गया। So therefore, T2 becomes f into cos square theta divided by 1 plus 2 times of cos cube theta. ये आपका T2 मिल गया है, and therefore आपका T1 हो जाएगा f divided by 1 plus 2 times of cos cube theta. ठीक है, हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ठीक है।